हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारी पॉडकास्ट के मेहमान हैं जल द बैंड के गौहर मुमताज़। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो फ़ैन बॉइंग आपको थ्रू आउट मेरी शक्ल पे पॉडकास्ट में नज़र आएगी। हमने म्यूज़िक पे तो बात की ही की, लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरी चीज़ों पे बात की। फॉर एग्जांपल जैसे उनकी अपकमिंग फ़िल्म आ रही है, उससे रिलेटेड उनके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ-कहाँ उन्होंने टूर किया, इंडिया के ऐसे-ऐसे शहरों के नाम लिए मैंने आज तक नहीं सुने जहाँ गौहर परफ़ॉर्म करके आए हैं। बहुत मज़ा आया। तो आइए चल के पॉडकास्ट सुनते हैं। Gaur, thank you so much for coming. Welcome. Thank you Huge so much for inviting me. No, my pleasure. I've been a huge fan. Thank you. और यार मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं कॉलेज में था जब आपका पहला एल्बम आया था और आप अभी भी मुझसे यंगर ही लग रहे हैं. So how has your musical journey been so far? Yeah, it has been a great journey. Alhamdulillah. Tough at times. Changes भी काफ़ी होती रही. लेकिन जो सोचा था कि म्यूज़िक से हम ये अचीव करना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर लेस हमने कर लिया. नॉट नेशनली बट ग्लोबली एज वेल. जब मैं थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, जब मैं छोटा था तो 6-7 ग्रेड में जिस तरह एक बच्चे को शौक होता है कि बैंड बनाना है, तो मैं वाइटल साइंस और जुनून ऑफ कोर्स बहुत सुनता था. तो उस टाइम आप सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे जब एक आप देखें बच्चा पढ़ रहा हो, स्कूल में हो, उसकी रूटीन और होती है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस लेवल पे जाके पहुँचूँगा. तो उनको सुनते हुए फिर ये बात समझ में आई कि जो आप सोच लें ज़िंदगी में कि ये हो सकता है वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम और फोकस चाहिए होता है. तो वो बैंड ही सोचा था और एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बैंड सोचा था. अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन रियली काइंड. ज़बरदस्त. अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कीबोर्ड लिया था सबसे पहले व्हेन यू वर 16. यस. बट देन यू शिफ्टेड टू गिटार. सो लाइक कीबोर्ड वाली जर्नी सुना है. क्योंकि उस टाइम पे जो छोटा पियानो होता है ना, तो वो इतना कमरे में कहीं छुप जाता था. तो गिटार एक ऐसी चीज़ है, वो नज़र आती थी. तो 6-7 में मेरे तायाबू बाहर होते थे, तो वे कैसियो का छोटा सा कीबोर्ड लाए थे. तो उसको ना एम्पलीफायर में लगा के उसकी आवाज़ ऊंची करके गाने लगा के पियानो में वो ट्यून कॉपी करने की कोशिश करता रहता था. तो उससे थोड़ी सी म्यूज़िक सेंस डेवलप हो गई और होते होते फिर प्री इंजीनियरिंग में मेरा आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months. मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से. फिर उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि अब ये थोड़ा बेड पे ही होता है, तो कोई बात नहीं, जो ये कह रहा है इसकी बात मानते जाएं. तो वो मानते गए. तो वो मेरे एक जानने वाले थे, उनके पास गिटार था, अबू के कॉलीग के बेटे, उन्होंने मुझे गिटार दे दिया. लेकिन वो पहले से प्लान था कि मैंने आगे करना है म्यूज़िक. सही है. अच्छा, आई थॉट कि एक्सीडेंट प्लानिंग. तो एक्सीडेंट प्लानिंग में रहते. वैसे आइडिया अच्छा था. ये अच्छा मशवरा नहीं है अगर किसी ने म्यूजिक में आना है तो एक्सीडेंट प्लान ना करे. लेकिन मेरा जेन्युइन एक्सीडेंट था. उसके बाद फिर 5-6 months आई वाज बेड रिडन और 5-6 महीने गिटार सीखा. खुद ही सेल्फ फिर टॉट? वो इंटरनेट से सारे नोट्स ऐसे बना के 7 कॉर्ड्स थी और बस चुप के कुछ ना कुछ करते रहते थे. 5-6 महीने थोड़ा गिटार सीखा. फिर जब मैं बीएससी में आया तो यूनिवर्सिटी की थोड़ी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि पढ़ के थोड़े प्रोग्रामिंग कर के तंग आ जाते थे. तो एक म्यूज़िकल वो थी, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन. वो सिंगर्स कंपटीशन होते थे, तो उसमें बस शुरू हो गए गिटार. यूनिवर्सिटी वाज दिस? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब. ओके. एट दैट टाइम इट वाज पीसीबी एपेक्स. ओके. तो वहाँ पे बस हमने कहा हमें भी थोड़ा गिटार आता है, तो बस फिर वो स्टोरी आगे चलती रही. डॉट्स कनेक्ट होते गए. पहली बार स्टेज पे के कौन सा गाना गाया था? पहली दफा मैंने नजम शिराज का गाना गाया. Really? आ जाना. आ जाना ओ हो आ जाना. तो वो म्यूजिक डैट पे होता था और लाइव नहीं होता था. स्कूल, आपको पता है कॉलेजेस में वो एक कीबोर्ड के अंदर फ्लॉपी डालते थे, तो उस पे आपको बड़ा टाइम में गाना पड़ता था. वो फॉर्मेट होता था, इट वाज कॉल्ड अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, फ्लैक नहीं. एक और फॉर्मेट था, लेकिन वो फ्लॉपी में कॉपी करते थे और वो कीबोर्ड में वो करते थे और उससे आप हिल नहीं सकते थे गाने से. लाइव में तो आप थोड़ा आगे पीछे हो जाते. तो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग. उस पे पहला आते साथ आउट ऑफ 50 एक पहला अवार्ड उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों दे दिया. मैं जरा स्टेज पे गया तो पता नहीं, एक मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली. तो बाल हिलना शुरू हो गए एंड स्टफ. तो उसके जज सजाद अली साहब थे और आमिर मुनव्वर थे और नजम शिराज का गाना भी बड़ा मज़े का था. ये साल कौन सा था? इट वाज 2002. ओके. 2002. और वो गाना क्योंकि ज़रा सिंपल भी था, उसमें जगह शगह भी ज़रा कम थी ना, पॉप गाना था,
तो आवाज़ पे अच्छा लगा, तो बस वो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आ गया, जो चीज़ करना चाह रहा था उसका एक कॉन्फिडेंस आ गया। So you were on the stage alone, अकेले थे? अलोन, एंड देन म्यूजिशियंस ऑफ कोर्स होते session हैं, players तो वो उसमें तकरीबन 15 सिंगर्स होते हैं, 15-16 सिंगर्स जिनको सेलेक्ट करके उस दिन परफॉर्म करते हैं, डीन साहब जजेस होते हैं सारे, काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। तो आई वाज रियली नर्वस, बट जब स्टेज पे गया तो शुक्र है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट उसके बाद फिर वो जीते, फिर आगे चलते गए, चीज़ें बनाते गए। मुझे अगेन मैं ये कहूँगा कि पहला गाना तो नजम शिराज का था, लेकिन उसके बाद जब भी हम अपने गाने सुनाते थे आदत और सब चीज़ें ना, तो दोस्त कहते थे कि मज़ा नहीं आ रहा है यार। आदत पे, हाँ, like the most iconic song आप ever. उनको जेल में भेज देंगे अगर मैं आपको देख लिया हो, वो कहते नहीं यार वो गाना हम क्यों कहते थे अच्छा नहीं है। मैं उनको कहता था मुझसे बनता ही है यार, अब मुझे नहीं पता, इतना अच्छा राइटर कंपोजर नहीं हूँ, बट ये है कि इसी तरह की चीज़ बनती है। लेकिन यूनिवर्सिटी के दोस्त, आपको पता है कि जो दोस्त होते हैं वो दोस्त कुछ भी कह देते हैं, वो भी टेक कर रहे होते वो भी हाँ कहते हैं कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ी बेहतरी लेकर आओ। इस तरह के दोस्त बड़े जरूरी होते हैं जिंदगी में, who don't believe in you, फिर आपकी और हटती है कि यार मैंने अब करना है यार, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और वो एग्जैक्टली ये बड़े जरूरी होते हैं। सो जो सेंसिटिव लोग होते हैं या पैशन, उनको थोड़ा सा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर आप थोड़ा सा उनको ये बात कह देना कि आप ये नहीं कर सकते, तो फिर और अच्छा करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो दोस्त मैंने अभी भी रखे हुए हैं। सही। अच्छा, तो ये हुआ इसके। अच्छा, हम देख, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी का इवेंट था, पता नहीं हमारी सोसाइटी कहाँ रेग्रेशन की तरफ जा रही है। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई म्यूजिक का इवेंट होता है तो देयर इज ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ बहुत शोर मचाया जाता है, क्यों हो रहा है, अबे है ये दिस एंड दैट। बट लाइक ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप एक लिमिटेशन में रह के चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। गौहर मुमताज़ भी एक यूनिवर्सिटी के इवेंट की फाइंड है, राइट? सो वी नीड टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ कल्चर कि जहाँ पे आर्ट्स को इतनी स्पेस मिले ताकि वी कैन हैव मोर एंड मोर ऑफ गौहर मुमताज़। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह हमने नए ऑफिस में शिफ्ट किया रिसेंटली, और जैसे जैसे मजीद चैनल्स आते जा रहे हैं उसी तरह मजीद स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है। अब स्टाफ को कहीं तो बिठाना है, टेबल कुर्सी तो चाहिए। सो आई नीडेड अ लॉट ऑफ फर्नीचर, और मुझे खाली फर्नीचर अच्छा ही नहीं, रिलायबल भी चाहिए था और अच्छी कॉस्ट में भी चाहिए था। सो आई केम अक्रॉस पाकिस्तान फर्नीचर एंड इंटीरियर्स, जिनकी आउटलेट गुलशन हदीद में मौजूद है। और उनकी बेस्ट चीज ये कि आप उनको तस्वीर दिखाएं, 15 दिन में वही फर्नीचर आपके घर में आया था। तो हमने पिंटरेस्ट से चीजें निकाल के दी, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बना के दी। अच्छी और रिलायबल सर्विस है, अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और उनकी बहुत जबरदस्त द ग्रेट फर्नीचर सेल आने जा रही है 10 दिसंबर से। अप टू 70% डिस्काउंट है। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं उनके पास क्या क्या इन्वेंट्री है। अगर आपकी पसंद की चीज नजर नहीं आ रही, नेट से निकालें, तस्वीर दिखाएं, 15 दिन में अंदर लाइफ टाइम स्ट्रक्चर गारंटी और 10 साल पॉलिश की गारंटी देते हैं। तो पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर्स इज अ रिलायबल नेम, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। हमारा भी ये सारा सामान बड़ा जबरदस्त आया है, टाइमली आया है, अच्छे पैसों में आया है। आप भी पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर्स को जरूर चेक करें और ये वेबसाइट पे जाएं। थैंक यू। अच्छा, फिर ये हुआ, देन हाउ डिड यू मीट आतिफ? सो जिस कंपटीशन जो स्टार्ट हो रहा था, तो उसमें आतिफ एक साल जूनियर था। तो अगली दफ़ा जब कंपटीशन एक यूनिवर्सिटी में थे, इवन जब आपको मैं करेक्ट करता चलूँ, नॉट ओनली गौहर मुमताज़ बट देयर अदर सिंगर्स, जिस तरह मुस्तफ़ा जाहिद है, आतिफ है, इवन अली ज़फ़र यूज्ड टू परफॉर्म अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के, उस तरह वो करते थे, और ये वहीं से सारे आगे निकले हैं। तो लास्ट जब अगले साल आया तो मैं उस टाइम पे म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर था और आतिफ एक साल जूनियर था, तो आई वाज कंडक्टिंग द होल इवेंट। राइट। तो उसमें बहुत से सिंगर्स नए आए, उसमें ये भाईजन भी आ गए। इन्होंने कहा यार मैंने कैंडी ये सैयाँ करना है, और इस तरह मैंने कहा कि अच्छे अच्छे गाने करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स के, तो अच्छा ज़रा क्राउड बेहतर है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने दूर किया, एंड दूर वाज अमेजिंग, उसने बहुत अच्छा गाया। रियली? और फिर वहाँ से हर करते ये, फिर वहाँ से देन आई वाज आल्सो एक्टिंग इन माय यूनिवर्सिटी। तो मैं एक प्ले कर रहा था, एक लोकल प्ले था जिसकी पोस्ट पार्टी में आई हैव आल्सो इनवाइटेड हिम। और मैंने इसको वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टर भी था, सब लोग थे, तो वहाँ पे गिटार भी ले गए। तो वहाँ पे मैंने इसको आदत वैसे ही गा रहा था, तो एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ बैंड। तो डायरेक्टर जो प्ले का था उसने कहा यार कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक बैंड जो है वो तुम लोग बनाओ। मैंने उसको फिर पूछा कि यू नो आई हैव फ्यू कॉम्पोजिशंस जागे हैं, लम्हे और आदत। तो देन वहाँ से उसी कॉम्पिटिशन में जो यूनिवर्सिटी में होता था, हर साल हम कोई म्यूजिशियंस कुछ नहीं यूज़ करते थे। एक दफ़ा हमने आंखों के सागर गाया, Nice. और गिटार पे अनप्लग्ड Wow. वी वन अगेन।
अगले साल हमने नूरी का गाना था मनवारे, वो गाया, और अगेन अनप्लग, कोई रिहर्सल नहीं करते थे। तो हम जीतते जीते एक दिन हमने अनाउंस करना था ना कि हम बहुत जीत गए। हाँ। तो हमने अनाउंस करना है कि अब हम इससे साइड पे नए आने वालों को चांस मिले, हम भूल ही गया, हमने फिर वो अनाउंस ही नहीं किया। तो एनीवे, तो वो एक कॉन्फिडेंस था, एक बिलीफ था कि यार ये चीज़ें करनी है। और वो यूनिवर्सिटी से करते हुए देन छोटे शोज़, मैकडॉनल्ड्स के शोज़ थे, अगर आपके ये ब्रांडेड शो नहीं है तो आप उसमें से निकाल सकते तो डिफरेंट कैफेज के शोज थे। तो वो हम 2000-4000 में अब चीज़ें जमा करते गए और वहाँ से ये वाली स्ट्रगल जो है ना, ये मैं अपने जितने भी लिसनर्स हैं मैं इनको कहता हूँ कि आप आज जितने बड़े बड़े नाम देते हो उन्होंने बड़े धक्के भी खाए। यही जैसे आप 2-4 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो वो पिज़्ज़ा के स्लाइस पे भी शो किए हैं पिज़्ज़ा का स्लाइस और रेड बुल पे भी मैंने शो किए। तो सॉरी, हमने एक हकीकों का शो भी किया है जिसमें हमें सिर्फ खाना ही मिला था। क्या बात, ठीक है, तो जर्नी सेम है। अच्छा, फिर आपने कैफेज वगैरह के शोज किए। अच्छा, दिस वाज ऑल इन लाहौर? इट वाज ऑल इन लाहौर 2002 में। एंड मेरा फाइनल प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का चल रहा था और मैं मिकाल हसन के स्टूडियो में आदत रिकॉर्ड करवा रहा था। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, बिकॉज टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि वो अगर उस टाइम ना कुछ दिखाते घर वालों को तो फिर उन्होंने कहना था चले भाई आप भी बाहर जाएं पढ़ने, डिग्री करें जाके। सो इट वाज, फिर मिकाल की तरफ गए एंड वहाँ पे गाना उनको हमने सुनाया और पहला गाना जब रिकॉर्ड किया तो जब वो सीडी पे रिकॉर्ड होके आया तो फिर फाइनली ऑडियो जब अपलोड हुआ नेट पे तो फिर उसकी हाइप बनी गाने की। आपको याद होगा कि उस ज़माने में ऑडियो वीडियो नहीं था तो ऑडियो ज़्यादा वो था नेट कैफे, अपना कराची अपना कराची या अपनी इस तरह की चीज़ें हैं। वो अभी तक वो उनकी ब्रांडिंग बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन वीडियो में किसी को पता नहीं था। सो 1 साल तक आदत इंटरनेट पे था और 1 साल के बाद सिंस वी वर स्टडिंग वी डिड नॉट हैव फंड्स, तो हमें कहीं से पैसे इकट्ठे करके वीडियो बनानी थी। एंड देन उमर अनवर ने हमारी बड़ी हेल्प की, उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा यार आई वांट टू डू दिस सॉन्ग। आई सेड कि ये करते हैं, हमें सिर्फ टीवी पे आने की देर है। देन फिर कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि जब पहली दफ़ा मैं लाहौर से इस्लामाबाद आया, जब सिर्फ ऑडियो रिलीज़ हुआ था तो एक कैफ़े में गाना चल रहा था ऊपर ऊंची आवाज़ से। सो वो जो पहली एक बच्चे की तरह की एक फीलिंग होती है ना कि आपकी एक चीज़ कोई दूसरे शहर में चल रही है, वो दूसरा शहर भी बहुत बड़ी बात लगती है। दूसरे शहर में एक कैफे में चल रही है और आपने सुना है और एकदम आप जो खुशी, तो उस खुशी का अभी तक कुछ वो नहीं। अच्छा, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं था उस टाइम पे? नहीं था। ऑडियो में जाओ चलाया जाओ, ऑडियो जो था वो चल रहा था और कॉपीराइट कोई ऐसे वो था किसी लेबल में नहीं था। बाद में खालिद सदफ ने किया था। बट देन वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी वो हमें पता ही नहीं था कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं, गाना अभी नहीं रिलीज़ करना, क्या करना है क्या नहीं, बस वो नेट पर आया और उसके बाद फिर यू नो दैट सॉन्ग हैज़ बिकम अ ह्यूज हिट। और मैंने कहा यार अगर पहले गाने का ये रिस्पॉन्स है ना तो वी आर डूइंग समथिंग राइट, कुछ सीधा कुछ जिंदगी में सही कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद वीडियो बनाया, देन इंडस म्यूजिक उस टाइम पे ARY, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए, फिर एल्बम स्टार्ट हो गई। सो वो बस चीज़ें खुद ब खुद ही स्ट्रीमलाइन होती हैं। अच्छा, ये आपकी जो आदत की वीडियो है ये वहीं शूट हुई है जहाँ घबराना नहीं है में जो मेरा थाने वाला सीन है वो वहीं शूट हुआ है? दैट्स सम पारसियों की वो जो हवेली, बिल्कुल सदर में वो किया था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब आदत की वीडियो आई थी, क्योंकि उसके आगे सेबुनिसा स्ट्रीट वाला सिग्नल है और पहली गली लेफ्ट में मेरे मामू का घर है, तो सारा बचपन मेरा वहीं गुजरा है। तो मैं जाके दिखाता था कि देखो ये वही फव्वारा है। उस वक्त फोन तो था नहीं ना कि ये देखो वो फव्वारा है, ये फव्वारा है, ये याद रखो, अब घर चलो। अब घर जाके बैठे में जब इंडस म्यूजिक में गाना आएगा तो देखना वही फव्वारा आएगा। तो ये यहाँ शूट हुई, तो जल यहाँ था। और वो बड़ा सिग्नेचर वो उसमें वीडियो में याद रहता है क्योंकि वो काफी फ्रेम में वो आया है। अच्छा, आदत का Was that version जो हमने टीवी पे देखा है जो वीडियो थी, that was you and आतिफ, या वो फिर ये कि बाद में there was a split? नहीं, उसमें मैं और आतिफ थे और बाद में जब चीज़ें चेंज हुई तो फिर उसका एक और वर्जन हमने किया, बिकॉज वो इंडिया में गाना आ गया था महेश भट्ट साहब। सो महेश भट्ट साहब डिड नॉट नो कि गाने किसके हैं,
ठीक है। वो नजम शिराज इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, नजम भाई सुनाते हैं कि वो एक गाना गा रहे थे, भीगे होंठ तेरे, इंडिया में। तो महेश भट्ट साहब ने पूछा कि यार ये गाना मुझे चाहिए आदत, और एक लम्हे का अनप्लग वर्जन था जो मैंने गाया हुआ था। उन्होंने वो सुना था अनप्लग वर्जन जो बाद में जुल्फी ने रिकॉर्ड किया था। सही। तो उन्होंने नजम से पूछा, सो नजम डिड नॉट नो कि बैंड में चेंजेस वेंजेस भी आ गई हैं, तो वो कहीं आतिफ को मिले एंड देन दैट्स हाउ ही सैंग दो सॉन्ग्स। बट महेश भट्ट साहब ने जो हमारी ओरिजिनल एल्बम का आदत और लम्हे था वो भी उसमें बाद में डाला था। हैविंग सेड दैट अगेन, आई थिंक उनके पाकिस्तान में हम पॉपुलर हुए इंडस म्यूजिक, ARY और इंटरनेट पे। इंडिया में ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज उनकी फिल्म में वो गाने आए, जिसकी वजह से बहुत हम कॉन्सर्ट्स और सब चीज़ें, वहाँ की मार्केट को हमने एक्सप्लोर किया। बट जो चीज़ यहाँ पे हिट होती है वही वहाँ पे हिट होती है। अगर यहाँ पे कोई हिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स है या सिंगर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे भी हिट हो जाएंगे। एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बहुत से लोग वहाँ गए हैं, यू नो, एंड उन्होंने कोशिश भी चीज़ें की, बट आपको नए आने वालों के लिए कि आपको सबसे पहले पाकिस्तान में ही बड़ा होना है। ट्रू। जब तक आप यहाँ बड़े नहीं होंगे, आप कहीं पे अगर आप ये सोचें कि मैं उधर चला जाऊँगा या मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँगा या मैं उधर रहूँगा, यार ये ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपकी अपनी कंट्री आपको दे सकती है वो कोई दूसरी कंट्री आपको नहीं दे सकती। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ शोज इन इंडिया। अब 10-15 साल बहुत शोज हमने वहाँ पे किए जब हालात ठीक थे। बट ये भी अच्छे दिन थे 2016 से पहले। और मेरा ये ख्याल है कि म्यूज़िक की लैंग्वेज कोई नहीं होती, और ये भी आपको अचीवमेंट में लेना चाहिए। जो हम कहते हैं कि उधर चले गए, ऐसे हो गया, आप इतनी बड़ी आबादी में आपके एक्टर्स को और पाकिस्तानी सिंगर्स को यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं और उनकी फिल्मों में उन एक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं या उनको बुलाते हैं। तो अचीवमेंट की बात ये है हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड दैट टू अ कंट्री जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर कोई ऐसी खास मतलब फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, यहाँ तो हमारे मसले ही दूसरे ना, हलाल हराम पे चली जाती है डिबेट। बिल्कुल वहाँ तो है ही नहीं, इट्स कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो म्यूज़िक का तो सीन इंडिया में इतना है, उसके बावजूद अगर हमारे सिंगर्स या बैंड्स वहाँ जाके झंडे गाड़ के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात हकीकत है कि वो रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं। वो रिस्पेक्ट, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ, मैं आपके इसमें शेयर भी करना चाहता हूँ कि हम 2005-06 की बात है, MTV अवार्ड्स होते हैं, एशिया अवार्ड्स होते हैं, और जाहिर है उसमें फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया में जल नॉमिनेटेड, और वो अवार्ड्स हो रहे हैं थाईलैंड में। तो हमने कहा ओके फाइन, नॉमिनेट हो गए। उसकी जो नॉमिनेशंस हैं उसमें आशा भोसले हैं, सोनू निगम, अभिजीत सावंत, रवि शेरगिल एंड जल, ये नॉमिनीज थी। और 76% ऑनलाइन वोट, अभी भी वो अवेलेबल है डाटा, 76% इंडियंस ने विद पाकिस्तानीज वोट किया जल के लिए। क्या बात है। 76% जिस पे अवार्ड उन्होंने दिया बेस्ट बैंड का। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, चाहे उनकी भी अच्छी है, आप उसकी बात करें, ठीक है। आप अपने नेशनलिज्म पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, आप उसकी बात करें और अप्रिशिएट करें, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जिस तरह 4 पाकिस्तानी होते और एक इंडियन नॉमिनेटेड होता, और फेवरेट आर्टिस्ट पाकिस्तान दे दिया जाता, तो यू नो फिर क्या होता। ट्रू। तो ये चीज़ें थोड़ी, हालांकि देखिए अप्रिशिएट यहाँ भी बहुत किया जाता है। पिछले 4 दिनों में सिद्धू मूसेवाला भी गॉन, केके भी गॉन, बिल्कुल, और सब लोग उसको, पाकिस्तान में वाकई लोगों सो दिस इज द चेंज जिसकी हम बात करते हैं। जो आप कह रहे थे ना कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अब जब हम आए थे म्यूजिक पे, ये इन चक्रों में जो आपने जिक्र किया कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा था। अब इवन लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अवेयरनेस दी है, आप लोगों ने बताया कि यार देखो ठीक क्या है, ये गलत क्या है, उसकी एस्थेटिक्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उस पर बात होती है। पहले नहीं होती थी, पहले लोग डरते थे। तो बिल्कुल उधर से भी कुछ होता है, हम उनको बिल्कुल साथ देते हैं। और जिस तरह अभी ये 2 वाक़े हुए सिद्धू मूसेवाला और केके का, एंड रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज ह्यूज फैन उनके, और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई हुई थी। सो उसमें ये है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबल मार्केट बन गई है, और आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा आ गई है। True. जो चीज़ हम अपने पेरेंट्स को आधा घंटा लगा के बताते थे कि ऐसे होता है और अब ऐसे है,
वो खुद ही जाके अब खुद ढूंढ मेरे लेते पेरेंट्स सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ उनके फेसबुक पे अकाउंट्स हैं हाँ और वो सब आपके और सबके शोज देखते हैं, तो उनको वो बात खुद ब खुद ही पेरेंट्स को समझ आ जाती है, जो नए बच्चे अब कि हाँ बेटा हमें पता है लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो। सही। अच्छा, सो हाउ डिड यू मीट फरहान? सो फरहान जब लाइनअप चेंज हुआ तो फरहान केम राइट आफ्टर आदत। तो जुल्फ़ी के थ्रू, जुल्फ़ी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसने आदत वो गाया है, सही है। और उसको ज़रा सुन लें, बिकॉज था ये कि शोज़ बहुत आ रहे थे और सब चीज़ें बहुत हो रही थी, एंड I've sung other songs, बट हमें आदत के लिए कोई वो चीज़ चाहिए था। तो फिर जुल्फ़ी के कॉलेज में ये था, एंड दैट्स हाउ वी मेट एंड वी स्टार्टेड द न्यू लाइनअप फॉर 8-9 years. अच्छा, जुल्फ़ी हैज़ बिन वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मतलब काफ़ी सारे बैंड्स उनके हाथ के हैं, लाइक उनका कोई ना कोई रोल ज़रूर रहा है। बिल्कुल है, ऐसे ही है। ईपी में रहा है, कॉल में तो वो, इन दोनों में तो वो डायरेक्टली थे, बट लाइक बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक जुल्फ़ी का एक जब पहली एल्बम हम कर रहे थे तो एक्चुअली जुल्फ़ी ने स्टूडियो बनाया था जब आदत एल्बम हमने रिकॉर्ड करनी थी। तो पहली जो जलगी हमें, क्योंकि उसने एक दिलहारे मिक्स किया था, बहुत ज़बरदस्त उसने गाना मिक्स किया था और उस टाइम उसका स्टूडियो नहीं था, तो एक घर में उसने एक कंप्यूटर वगैरह पे, उसका कान तो बड़ा ज़बरदस्त था, तो उसने मिक्स किया था यार एल्बम करनी है जुल्फ़ी। तो फिर उसने वो सारा स्टूडियो बनाया उस टाइम पे। और जो सबसे अच्छी उसकी बात है वो ये है कि उसका फोकस बड़ा ज़बरदस्त है, एक और शौक बड़ा ज़बरदस्त है उसको। जिस तरह हम अभी माइक्स की बात कर रहे थे, पता हमें भी है माइक्स का, लेकिन जिस तरह से उसको पता है कि कौन सा माइक अगर गौहर की आवाज़ लो ग्राम में है तो इसके लिए वोकल किस पे रिकॉर्ड होगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि नेस्कैफे का जो आदत हमने रीडू किया था वो इसी माइक पे किया था। सो ही न्यू कि कौन सा माइक सूट करेगा, कितने इंस्ट्रूमेंट्स, उसको जो वो पैशन उसका था, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था जुल्फ़ी का और मेरा। क्योंकि पहली एल्बम आदत में जुल्फ़ी का ईपी में ज़रा वो इलेक्ट्रिक गिटार्स और वो उस तरह का म्यूज़िक था, और मैं एक्यूस्टिक गिटार्स पे उस टाइम था, इलेक्ट्रिक पे नया मैं उस टाइम सीख रहा था फॉर लाइव शोज़। ठीक है ना, कि उसका जो क्या कहते हैं प्रोसेसर ऐसे लगाना है, एम्पलीफायर। तो जब हम बैठते थे तो उसकी अरेंजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। जुल्फ़ी ने बहुत से बैंड्स बनाए भी, और ईपी में भी एंड देन कॉल में भी, एंड इवन फॉर मी मुझे अपनी वोकल रेंज का, मुझे अपनी कॉम्पोजिशंस को कैसे प्रेजेंट और क्या चीज़ें बेहतर करनी है, उसमें प्रोडक्शन में ही वाज ग्रेट। वो बताता था कि यार ये अगर हम इसको ऐसे कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त। एंड आई रिमेंबर जुल्फ़ी ने हमारी 2 वीडियोस भी बाय द वे डायरेक्ट की हुई हैं। अच्छा, लम्हे की वीडियो उसने डायरेक्ट की हुई है, एंड एक दिन आएगा जो है वो उसने बनाई थी। तो हमें तो जो भी कोई मसला ज़िंदगी में होता था ना, तो हम जाके जुल्फ़ी के आगे रखते थे। अभी जो हम माइक वाली बात कर रहे थे, ऑडियंस को बताते चलें, माइक मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, जुल्फ़ी भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि बेटा आपने माइक यूँ रखा हुआ है, ये डायनामिक माइक होता है, इसको यूँ रखना है। जुल्फ़ी भाई हमेशा जो है ना वेरी इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज और वो चीज़ें। फिर देन अभी बड़े अरसे के बाद आदत एल्बम जब के बाद नेस्कैफे में हम दोबारा मिले, तो आदत जब किया भंवरे जिसकी बाकी 2 लाइन्स लिखी, एंड देन एक और दिलहारे रीडू किया। सो आई always feel so confident whenever we are working together. हाँ यार आधी हेडेक तो कम हो। जुल्फ़ी भाई से मेरी पहली मुलाकात, और ये बात मैंने जुल्फ़ी भाई को बताई थी उनको। अब जाहिर है अभी भी मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि याद है मैं आपको सिंगापुर में मिला था, एंड आई एम लाइक नॉट रियली, लेकिन अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो कि मुझे याद रहे। तो जुल्फ़ी भाई से जब मैं मिला लाहौर में दूसरी बार, उनके घर पे जहाँ स्टूडियो भी बना हुआ है, जिस दिनों नेस्कैफे वो कर चुके थे नेस्कैफे, तो मैंने उनको बताया, मेरी उनसे पहली मुलाकात पता है कहाँ हुई थी? अवारी टावर्स वाले रोड में जहाँ जद्दा सेंटर है, वहाँ मेज़नाइन फ्लोर पे एक साइबर कैफ़े होता था। कराची में ठीक है, उधर गेमिंग तो नहीं वो ना। तो साइबर कैफ़े था, और मैं और मेरा कज़न हमने नया इंटरनेट डिस्कवर किया था, तो हम ढूंढते थे अच्छी स्पीड वाले साइबर कैफ़े। तब उस साइबर कैफ़े में गए तो वो बड़े डॉजी किस्म के होते थे, कम लाइटें, लाल बल्ब, वो आमिर भाई वाले कमरे का लाल बल्ब जल रहा है। तो हम यूँ गुजरे ना, तो मेरे कज़न ने बोला, अच्छा मेरे कज़न की ना वो नज़रें बड़ी शार्प है, तो
उसने बोला यार मुझे लग रहा है वो ईपी वाले बैठे हुए हैं। मैंने नहीं यहाँ क्यों बैठे होंगे यार, गंदा सा साइबर कैफे। तो कह रहे नहीं वो बैठे हुए हैं। तो मैंने उठ के झाँका तो जुल्फी भाई थे और 2 और मेंबर्स थे, नॉट फवाद, नॉट अहमद अली बट थे भी तो इतने सारे। तो हमारा गेमिंग गैंग भी होता था। अच्छा, तो मैंने ना उनसे फिर एक्सक्यूज करके डरते डरते पूछा, बोला वो आप ईपी में होते ना? उन्होंने बोला जी। तो बोला यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा हमने यहाँ होटल में स्टे किया हुआ है, हमें अभी अभी फ़ोन आया कि हमारी उनकी शायद कोई वेबसाइट लॉन्च थी, उनका कोई गाना कहीं अपलोड होना था, तो वो चेक करने आए थे कि वो पहुंच गए, कोई स्ट्रीमिंग वेबसाइट थी। बिल्कुल। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो ईपी का एल्बम था वो रिलीज हुआ था, इर्तिका। मैं इनकलाब सोच रहा था, इर्तिका। तो उसका वो आर्ट वर्क देखने आए हुए थे, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे याद है, वो कैफे में घूमते थे। तो व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अभी आपने बात की ना एक दिन आएगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 2-2.5 साल पहले, और उस वीडियो का टाइटल था 3 songs that changed my life। और आई एम नॉट श्योर इफ यू नो बट लाइक यू नो आई हैव वेरी हम्बल बिगिनिंग्स और बड़ी स्ट्रगल रही जिंदगी में सबकी। बिल्कुल। तो म्यूजिक से मेरी हमेशा से एफिलिएशन जो है बड़ी स्ट्रांग रही थी। तो मुझे मेरा एस्केप था कि जिंदगी की हार्डशिप्स को भुला लेता था, तो थोड़ा म्यूजिक सुन के। और फिर म्यूजिक पे सख्ती भी थी घर में, टेप रिकॉर्डर अलाउ नहीं, ये अलाउ नहीं, कभी दोस्त की गाड़ी में सुन रहे हैं किसी के घर जाके। तो वो 3 सॉन्ग्स मैंने मेंशन किए थे, उसमें एक नदीम जाफरी साहब का सॉन्ग था सुनो, नॉट सुनो तो रोमांटिक गाना है। पाओगे, कौन सा गाना है? दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे, सोचो कभी, जिसमें उनका अपना सोचो कभी। तो उसमें उन्हीं का ही ज़मीर उनको घूम रहा होता है और वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो सोचो कभी में वो एक लाइन आती है, दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि खुशी अगर मैंने लेनी है तो मैं उसको खुशी दे के क्यों, मैं अपने आप को खुशी दे के खुशी लूंगा। उस वक्त तो यही कॉन्सेप्ट था ना कि आई हैव टू अटेन समथिंग टू बी हैप्पी, बट दैट सॉन्ग टॉट मी कि नहीं, दूसरे को दोगे तो उसकी खुशी में तुम्हें मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स लाइक कार्मा। हाँ, जब हम शुरू में हमें चीज़ें समझ नहीं आती नहीं, बट अगर आप लोगों को खुशी देंगे, दूसरों को खुशी देंगे, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी सुखी गुजरेगी। बिल्कुल। और ये ऊपर वाले का तो ये बात एक रूल भी है। नदीम भाई को मैंने बताई जब मैं उनसे पहली बार मिला था रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो वो कह रहे हैं मुझे आज तक अमेरिका से ख़त आते हैं उस गाने के ऊपर, जिन लोगों ने सुने होंगे बचपन में। सो दैट सॉन्ग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। फिर एक 2 पल का जीवन बाय वाइल्ड साइंस, इट्स अमेजिंग सॉन्ग। तो आई लव दैट सॉन्ग। अगेन उसमें क्या, गम को हमेशा मुस्कुरा के छुपाना, हंसते हंसाते जिंदगी को बिताना। That line was like यार अच्छा छुपाना है गम। आप तो आर्टिस्ट हो अंदर से यार। कई लोगों को लाइन समझ भी नहीं आती है। हाँ, और ये मैं बात कर रहा हूँ। सो लाइक मैं सोचो कभी कब सुना था, मैं क्लास 6 में था। क्लास 6 के बच्चे को क्या पता वो लाइफ फिगर आउट कर रहा है। ये हेल्प मी। आई थिंक मेरी जर्नी ये 5th-6th ग्रेड वाली है कि आपको वो वर्ड्स, वो लिरिक्स, अगेन वाइटल साइंस, दो पल का जीवन है। देन बाकी का कुछ जुनून के गाने थे जो साबिर जफर साहब ने लिखे हुए थे, तो वो उस टाइम लगते थे जाके। तो आई थिंक उन दिनों में ना डिस्ट्रैक्शन भी बड़ी कम थी, आपको सोचने का बड़ा टाइम मिलता था। आजकल ज्यादा है। आप अपना हेडफोन्स अपने लगाए, वॉकमैन लगाए, डिस्कमैन उठाया, बस आप 2-2 घंटे सुन रहे हैं। तो ये तो आर्टिस्ट है आपके अंदर। थैंक यू। तो ये 2 गाने थे और तीसरा गाना था एक दिन आएगा। सो एक दिन आएगा जब आया था, आई वाज वर्किंग फॉर अ रेस्टोरेंट यहीं कराची में। तो वो आई यूज्ड टू हेट दैट, नॉट हेट दैट जॉब, इट वाज पेइंग द बिल्स, सपोर्ट हो रही थी फैमिली। लेकिन उसी बिल्डिंग में ना, रिमझिम रेस्टोरेंट नाम है, गुलशन में, उसी बिल्डिंग में एपटेक भी है और बीकन हाउस इन्फॉर्मेटिक्स भी था। राइट। तो मैं वो लिफ्ट में, अच्छा मेरा काम था हर किस्म का काम करना ना, वेटर भी बना हुआ हूँ, किसी दिन कोल्ड ड्रिंक भी खोल के दे रहा हूँ, किसी दिन आइसक्रीम निकाल के दे रहा हूँ, वाह, सारे काम किए। तो कभी कभी प्रोक्योरमेंट की ड्यूटी मुझ पे होती थी कि जाओ आटे की बोरी लेकर आओ या फिर घी के कनस्तर लेकर आओ। तो वो फिर जिस लिफ्ट में मैं वो आलू की बोरियां और प्याज की बोरियां डाल रहा होता था ना, उसी में वो बीकन हाउस के और एपटेक के साफ सुथरे बच्चे, हाथ में मोटे वाले लैपटॉप उस जमाने में, बिल्कुल, और किताबें। तो मैं ना बड़ा अंदर से दिल दुखता था मेरा कि यार दिस इज वेयर आई बिलोंग, बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, A grade हमेशा। बट वो लाइक सही हाँ पोजीशन आ रही है। हाँ, अच्छा, तो नॉट पोजीशंस बट लाइक अंडर 10, टॉप 10 में रहता था हमेशा।
तो फिर वो उस वक्त फिर ये एक दिन आएगा आया, तो वो उस गाने ने ना बहुत सहारा दिया कि दिल तू रोना नहीं, ये ख्वाब अधूरे नहीं, एक दिन आएगा तू यूं गाएगा। तो आई हेल्ड ऑन टू दैट सॉन्ग। और अगर एक गाने ने किसी एक की जिंदगी में कुछ किया है तो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट, एज अ रियल अचीवमेंट। इट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर, सो आई वांटेड टू जस्ट थैंक यू फॉर दैट। अरे नहीं, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बता दी है। ये गाना लिखा किसने? आपने लिखा था? हाँ मैंने लिखा था, और वो वाओ, एक्चुअली ये पूरी एल्बम के 10 गाने थे, तो उसमें सो एक मेन गाने होते हैं ना, और फिर कुछ गाने होते हैं हम अपने लिए भी लिखते हैं, जिससे ये अगेन इस तरह की स्टोरी जो बी साइड में, जो आप बी साइड में होते हैं, तो वो खैर ये बी से ए में ही था, ये ए में था, ए के 4th नंबर पे 5th पे था, बट आई थिंक एक छठा 5वां छठा गाना था जो हमने किया था, बट मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट अब याद भी नहीं है, क्योंकि वो 2-3 एल्बम्स लिखी हुई हैं। मुझे इतना ज़रूर याद है कि मुझे एक पेपर होता था, ऐसी कोई डायरी होती थी, और उसके अंदर उसमें रात को लिखता रहता था, और फिर खुद ही कहता था यार ये बिल्कुल ठीक नहीं है, काट दो इसको, ये बिल्कुल सारे काट के ना अगले दिन नए लिखना शुरू हो जाता। सो उस पे किसी एक यूनिवर्सिटी के रजिस्टर पे गाना लिखा हुआ था, एक दिन आएगा तो यूं गाएगा। You still have that register? I still have that register, by the way. बना के वो अभी तक मैं बिल्कुल भेजूंगा, और वो अभी भी उसमें वो राइटिंग में वो लिखे हुए, और एक दिन आएगा उस टाइम पे, क्योंकि जब आप नया म्यूज़िक करते हैं तो आपको ज़रा समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या ये मेरा कैरियर होगा या नहीं होगा, बट अगेन एज यू सेड कि एक फीलिंग, एक इमोशन होता है जिससे आप जुड़ जाते हैं, और आप कहते हैं यार ये मैंने बस लगे रहो चुप करके फोकस। तो उस पे वो गाना था, बिकॉज माई फ्रेंड्स वर गोइंग अब्रॉड, और मैं अपना BSc कंप्लीट कर गया था। माई पेरेंट्स वर सेइंग दैट यू हैव टू डू सम जॉब, और बाय द वे मैं एक जॉब पे अपनी मदर के कहने पे गया भी था। उनकी एक यूनिवर्सिटी थी, एक स्कूल था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, बहुत से लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। मेरी अम्मी ने मुझे भेज दिया, मैं बाइक पे बैठा और चला गया टाई वाई लगा के। तो जो प्रिंसिपल थे और उनकी वाइफ थी, वो दोनों चला रहे थे स्कूल और यूनिवर्सिटी चला रहे थे। उन्होंने जाके एक प्रेजेंटेशन ली, और मैंने ऐसे जिस तरह के करनी ही नहीं है, मैंने तो ऐसे करके दे दी प्रेजेंटेशन कि आपने कायदे आज़म पे आपने एक ऐसे है तो आप बच्चों को कैसे बताएंगे। मैंने ऐसे प्रिटेंड करके वाइट बोर्ड पे बात करना शुरू कर दी सब चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस किए। फिर उनको कहीं लिखा हुआ था CV में कि गिटार बजाता हूँ, मैंने थोड़ा सा गिटार भी उनको सुना दिया। इंटरव्यू के बाद मैं बाहर बैठा, गिटार लेके गए हुए थे? गिटार वहाँ पे पड़ा हुआ था उनके पास, उनका कोई प्ले वो था, एक म्यूजिक रूम था, म्यूजिक रूम। तो उन्होंने कहा आपके CV में ये लिखा हो, तो मैं ऐसे ही बजाना शुरू हो गया। बाहर जाके बैठ गया, गर्मी थी, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने कहा कि आपको हमने जॉब दे दी है। मैंने कहा यार दिल में ही तो जॉब चाहिए ही नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा क्यों आपने मुझे क्यों दी है जॉब? तो कहते कि देखें आपकी डिग्री BSc है कंप्यूटर से, आप उधर सुबह कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक जो उनका वो जो भी होता है, और शाम को आप इधर गिटार क्लासेस भी दे देंगे। तो हमने आपका पैकेज भी बढ़ा। आई थिंक उस टाइम पे 2002 में 10,000 रुपीज़ पे वो जॉब मुझे ऑफर हुई, और मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ इसके बारे में। मैं बाहर निकला हूँ और मैंने कहा गौहर, अगर तूने घर जाके ये बात बता दी कि तुझे जॉब मिल गई है तो जॉब तो तुझे करनी पड़ेगी। यू नो आवर पेरेंट्स, तो फाइल क्लोज कर दो। बताया ही नहीं। मैं घर गया, मेरी अम्मी ने खास अखबार से वो निकाल के जॉब जो थी वो कहा कि तुमने जाना है। तो मैं घर गया तो अम्मी कहती क्या हुआ जिस तरह वो कहती है बेटा मेरा क्या हुआ आज गर्मी और ये वैसे खाना। नहीं अम्मी क्या करता, इतने लोग आए हुए थे, इतने लोग थे, मुझे तो मिली यहाँ सिफारिश आए हुए थे। तो अब मैंने अम्मी को वो बात कोई 10 साल के बाद जाके बताई है। I'm sure she's like you made the right decision. अच्छा, फिर आपने सजनी किया, तो उसके बारे में बताएं, what was the process like, कितना टाइम लगा उसको? So पहली एल्बम जो थी उसमें बहुत कंट्रोवर्सी थी, of course, ठीक है। आप उसी ग्रुप से कि किसके गाने हैं, किसने क्या किया, क्या वो उसका था। द ओनली थिंग आई हैव डिसाइडेड वाज दैट इफ आई एम capable enough to stay in this industry, let's do another album. Let's forget about वो लम्हे आदत दिलारे, let's create something new. तो ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी। उस बहस को ख़त्म करने का, आपको पता है रोज़ाना कॉल्स आ रही होती थी, डॉन नेशन क्या हुआ। तो फिर
स्टूडियो में गए और एक नया एल्बम बनाया और चुप करके उस पर काम किया, और वो यही था कि अगला काम क्या है, ठीक है, तो अगर हुआ अच्छा, अगर हुए तो फिर कुछ बन जाएगा। सजनी दोबारा से लिखा और उसमें 2-3 और भी गाने, मोरे पिया एंड दम, मैं मस्त हूँ, और एक शुरू से ना एक वो एलिमेंट था थोड़ा सा मेरे अंदर के एक कनेक्शन ऊपर वाले से रहता था, तो मैं मस्त हूँ लिखा। तो सजनी जब बना तो फिर बिलाल को सुनाया, और बिलाल ने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो शूट किया उसका, जिसमें उसमें एनिमेशन थी और उस टाइम के हिसाब से बड़ा वो अच्छा वीडियो था। और होल टीम, मुनीब नवाज़ एंड सब ने बड़ा, राबिया, जुगन काजिम, होल टीम जिन्होंने काम किया। वो जब रिलीज़ हुई तो आई थिंक वी वर रियली ब्लेस्ड बिकॉज माई स्टिल रिमेंबर कि LSA में किसी को आज तक या एक आर्टिस्ट को 4 अवार्ड्स नहीं एक ही गो में मिले। सो जब सजनी आया, बूंद एल्बम, तो बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट वीडियो, बेस्ट एल्बम, बेस्ट बैंड LSA पे मिले। nice. तो उसकी वजह से एक दोबारा से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, आई मीन बहुत, क्योंकि यूट्यूब आ गया हुआ था, तो बहुत बाहर कॉन्सर्ट्स होते थे, इंडिया में, बांग्लादेश में कॉन्सर्ट्स होते थे, तो वहाँ जब लेने जो ऑर्गेनाइजर्स आते थे उनकी गाड़ियों में सजनी लगा होता था, एंड इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एनी बॉलीवुड फिल्म, बाय द वे, सजनी किसी उसका वो नहीं था। तो हमारे जहन में उस टाइम ये था कि अनटिल अनलेस, क्योंकि आदत में बॉलीवुड में आए हुए थे, तो ऑफ कोर्स हम कोशिश करते थे कि चलो ये भी सुने, बट वो पहला गाना था जो किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं था, यानी कि उसकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब था, प्योर पाकिस्तान का वो गाना। और जब हम जाते थे इंडिया, बांग्लादेश, तो वो सब ने गाड़ी में लगाया होता था। उसका एक लाइव वर्जन था जो हमने लक्स स्टाइल अवार्ड्स में किया था। तो उसको 12, तो आई थिंक जितने लोग थे उसके बाद मुझे मिले और उन्होंने कहा कि यार चलो ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो गई, ठीक है, मतलब उनकी भी एल्बम थी, आपकी भी एल्बम थी, आपकी एल्बम को अवार्ड चीज़ें मिल गई, तो वो एक चीज़ें हमारा एज अ बैंड कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो गया, बिकॉज वी हैव फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड एल्बम, ठीक है, कि क्या हो रहा है, किसके वो भी गाने वो इस तरह के गा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्लियर होगी, हमारे नए गाने बन गए और सारी चीज़ें क्लियर। सो आई थिंक सजनी एक बड़ा डिसाइसिव एल्बम था, और वो इसलिए गाने शायद पहली एल्बम के ज़्यादा हिट हों, लेकिन सेकंड एल्बम बहुत डिसाइसिव था कि यार इसमें अगर तो काम अच्छा है, अगर ये गाने लोगों को याद हो गए तो फिर ठीक है, एंड अभी तक वो लोगों को याद हैं सारे गाने, और हमारी बड़ी ज़बरदस्त सेट लिस्ट बन गई हुई है 3 एल्बम्स की। एक गाना ख़त्म करते हैं तो कॉन्सर्ट पे, अभी भी मैं लास्ट वीक कॉन्सर्ट था, तो उस पर वो अगला गाना याद होता है, कोई एक और फ़ैन होता है, जिस तरह आप एक दिन आएगा कि फ़ैन हो, 3 फैंस हमें इतना प्यार के हैं, 2 मोरे पिया के हैं, तो वो सेट वो रुकने नहीं देते सब चीज़ें। तो फिर हम ही कहते हैं कि यार बिजली जाने वाली है, आई थिंक यार लाइट्स बंद करने लगे और जा रहे हैं। अच्छा, एज ए म्यूजिशियन ये बड़ा रिलीफ नहीं होता होगा कि लाइक वंस यू हैव एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डिस्कोग्राफी आउट देयर, तो अब अपने ही गानों में कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाएगा। आई एम श्योर पहले एल्बम के बाद जो लोग कॉन्सर्ट करते हैं उनको कवर्स पे जाना पड़ जाता होगा एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आप पूरा एल्बम कि शायद वो लेंथ उतनी ना हो, और या फिर ये कि सारे गाने हिट भी ना हो, है ना? एक्चुअली देखें, बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। आई थिंक अगर आपके अपने गाने हिट हैं, तो अगर लाइव कॉन्सर्ट आपने करना है तो 1.5-2 घंटे तो आपने परफॉर्म करना है। अब उसमें ऑफ कोर्स वो सारे गाने आप नहीं गा सकते, कोई भी आर्टिस्ट, बट कवर्स हम भी करते हैं। अब जिस तरह लाइयाँ था, आई वॉज डूइंग अ प्ले फॉर अ चैनल, तो डायरेक्टर ने कहा उसमें 4 गाने हैं, और ये लाइयाँ भी तुम गाओ, फिर उसके राइट्स लिए, तो वो उन 4 गानों में ड्रामे का वो गाना लाइयाँ दोबारा, तो आप जब जाते हैं तो वो लाइयाँ की एक फरमाइश, एंड यू कांट से नो, बिकॉज आई हैव सॉन्ग दैट सॉन्ग एक ड्रामे में, ठीक है ना। एक हमारा बड़ा यूनिवर्सल सबका एक गाना है जिससे वो हमें पसंद भी बड़ा है, लेकिन वो सारे आर्टिस्ट गाते हैं, और वो है लाल मेरी पत। ठीक है, बगैर कॉन्सर्ट होता ही नहीं, बगैर कॉन्सर्ट होता ही नहीं है, सॉरी। आप कोई कॉन्सर्ट उठा ले, उसमें वो गाना जरूर होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ गाने कवर करने को दिल करता है। जिस तरह कुछ खास साहब के कुछ गाने होते हैं, या कुछ ऐसी मेडलेज होते हैं जो 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें गाने का खुद दिल करता है। जुनेद, द लेट जुनेद जमशेद साहब वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, तो एक दिन उन्होंने देख लिया कि मैं कैलकाटा में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ और मैं उनका गाना गा रहा था, कभी कभी मुझे ना जाने क्यों लगते हो तुम अजनबी। कहते मैंने ये देखा, मैं कहा आपने किधर से देख लिया? कहते मैं सब फॉलो अप रखा हुआ तुम्हारा। तो इंडिया में
भी वो ऐसा गाना है कि वो उसकी जो लाइव गिटार्स एंड लाइव वो गाने का दिल करता है। तो वाइटल साइंस में इसलिए कई दफ़ा गाता हूँ। एतबार, ये शाम फिर नहीं आएगी, वो गाने का दिल करता है कि ये काश ये मेरे गाने होते हैं तो मैं गा ले। तो इस चक्कर में वो अच्छी एक लिस्ट भी बन जाती है, आपको लाइव मज़ा भी आता है। तो कवर्स और अपने गाने मिला के आई थिंक फिर 1.5-2 घंटे की एक अच्छी एक लाइव कॉन्सर्ट का एक वो सेट लिस्ट बन जाती है, जिसको हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। फिर रिपीट भी कर लेते हैं कई दफ़ा, लम्हे दोबारा कर लेते हैं। हाँ, दिल कर रहा होता है तो और तेज़ कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्राइज में तेज़ करके। यार एज अ कॉन्सर्ट फैनाटिक आई रियली विश कि अगर मैं कभी वाइल्ड साइंस का कॉन्सर्ट अटेंड किया होता एट देयर प्राइम। हाँ, ये एक ज़िंदगी में तशनगी रहेगी। बीच में वो एक वो आया था ना 2 पैक का, वो होलोग्राम बना के कॉन्सर्ट कर रहे थे। तो मैंने अपने ही मैंने अपने जहन में बहुत सारे आइडियाज़ बना के एग्जीक्यूट कर चुका होता हूँ। वो कभी ऑन पेपर नहीं आते, किसी को पता भी नहीं होता, मैं कर चुका होता हूँ। So, but you're a huge fan of Vital Signs. हाँ, आई एम Same here. तो मैंने सोचा कि यार जुनैद जमशेद का तो हम नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही लेफ्ट म्यूजिक। तो अगर आप दोबारा उनके होलोग्राम से गाने गवाओगे तो फिर ये आर्गुमेंट आएगा आप क्यों गुनाहगार कर रहे हो अगले को। उन्होंने छोड़ दिया था। बिल्कुल मेरे जहन में आता है नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन के कॉन्सर्ट हो सकता है जिसमें ज़ोहेब हसन लाइव हो और नाज़िया हसन का होलोग्राम हो। Yes. That's a great idea, by the way. And using AI and machine learning, we can train the AI how to mimic Nazia की आवाज़ using all the data that you have, ठीक है? And she can do her recorded songs और ज़ोहेब साथ गाएं। ये और एक नुसरत फ़तेह अली खान का। अगर ये so are you working on it? No. No, Not at all. because किसी ने मुझे 1.5 साल पहले ये बात बोली थी, by the way, off the record, के इस तरह से हम खान साहब को दोबारा से शूट कर सकते हैं। ओके, ये मेरे बड़ा अच्छा आइडिया। ये मैंने ना आई थिंक आई रीच्ड आउट टू अ कंपनी, बट वो फिर उसकी मैथमेटिक्स बहुत आगे जा रही थी कि ये हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये होगा ज़रूर, वो अभी नहीं अगर ये हो गया, अगर आपने बना लिया तो अब ज़रूर करें, बिकॉज ये कोई ना कोई कंपनी तो आने वाले, you never know, जुल्फी एक दिन नेक्स्ट चीज अब यही हो रही हो। I wish somebody does it, मुझे कोई मसला नहीं है, बट ये होना जरूर चाहिए यार। हम लोग कितने आर्टिस्ट को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। हाँ, लाइक दैट वुड बी मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो कॉन्सर्ट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। Which has been your favorite concert, be it internationally or national? यार 2-3 है, बट एक जो हम सब बैंड मेंबर्स को बड़ा याद है कॉन्सर्ट, वो एक ह्यूस्टन का कॉन्सर्ट है। बिकॉज एक 14 अगस्त का कॉन्सर्ट था पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। तो हम लाहौर से गए, लंदन से न्यूयॉर्क पहुँचे, बारिश शुरू हो गई 13 अगस्त को वाया शिकागो फ़्लाइट थी। तो न्यूयॉर्क से शिकागो गए, शिकागो एयरपोर्ट बंद हो गया, सर्दी थी, ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ थे नहीं उस टाइम पे, हमें कुछ पता नहीं है। पूरी रात हम जागते रहे। सुबह शिकागो से ह्यूस्टन की फ़्लाइट ली दोपहर को 2 बजे और रात को 8 बजे शो था। तो 45 आवर्स के सफ़र के बाद आपका दिल करता है कि आप जाएं और होटल में सो जाएं। वो पहला दिन था कि जब शाम को उठाया गया कि जी उठ जाएं, कॉन्सर्ट है। खुदा की कसम उस दिन दिल कर रहा था कि मार दूं। मैंने आज नहीं करना कॉन्सर्ट यार, मैं खुदा के लिए बहुत थका हुआ। लेकिन उठे, गए स्टेज पे। यार जो क्राउड था ह्यूस्टन का, और जो एक पाकिस्तान के लिए एक उनका वो होता है कि जो बाहर लोग रहते हैं हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं एक चीज़, हर चीज़ की फॉलोअप। तो उनका जो क्राउड देखा, और तो सब नींद वींद सब भूल गई और 2-2.5 घंटे परफॉर्म करते रहे। देन लाहौर का वेन्यू बहुत अच्छा है, केसी के कॉन्सर्ट्स बहुत अच्छे शुरू से रहे हैं। ढाका का एक इवेंट था। ढाका में एक दिन ऐसे भी हुआ कि हमने 2 शोज़ किए बैक टू बैक के क्राउड में इसलिए याद रह गया कि कभी आज तक ऐसे किया नहीं। एक कॉन्सर्ट किया, उसी होटल में ठहरे हुए थे, 1.5 घंटा परफॉर्म किया, ऊपर गए, हमने कपड़े चेंज किए और हॉल ने क्राउड चेंज किया। वो क्राउड बाहर गया और बाहर वाला क्राउड नहीं आया। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अभी 2 दफ़ा करना पड़ेगा आपको। तो it was मतलब not amazing तो वो था, but it was very interesting to perform on the same stage with different clothes and different people after 20 minutes. Wow.
तो एनर्जी लेवल्स ड्रॉप नहीं ऑफ हुए? कोर्स थे, लेकिन वो कर दिया उन्होंने, कहा यार देखो पूरा क्राउड ये नहीं है, मैंने सोचा था इतना, बट अब बाहर क्राउड खड़ा हुआ है तो वो अंदर आ रहा है, आपको चेंज करें, हम जो भी हम बाद में हम चीज़ें थे, बट ये तुम्हारे फैंस हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। तो वो बड़ा हम एक आई कांट एक्सप्लेन, स्टेज पे खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी तो ये गाना किया था दोबारा से ताली हो जाओ। हाउस बांग्लादेश वैसे लाइक क्या फीलिंग्स होती है बंदा जब वहां जाता है एक्स कंट्री में? यार सो एक्चुअली सही फीलिंग तो तब होती जब हम पार्टीशन से पहले के होते और या वहाँ गए होते। तो मैं एक्चुअली उसके बाद गया तो मेरे लिए एक वो नई कंट्री थी। बहुत अच्छा क्राउड है, अगेन ह्यूज फैन ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक, रॉक के बहुत फैंस हैं। ढाका में चिट्टागोंग में बहुत शोज़ किए और वहाँ पे उनको भी अगेन वो बंगाली बोलते हैं लेकिन वो गाते साथ हैं। वो सारे गाने उनको याद थे। तो लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो उर्दू या उस तरह नहीं करते, तो हल्के से वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट यार कमाल क्राउड है वहाँ पे भी। ढाका का क्राउड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि लगता है कि एक अलग कंट्री है, मतलब कि बांग्लादेश की एक अपनी वो सब चीज़ें हैं। तो हाँ, लेकिन हमारे ड्रामास को, हमारे म्यूजिक को बहुत फॉलो करते हैं। सो द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। नाइस। एंड वेयर इन इंडिया हैव यू परफॉर्म्ड? लाइक कलकत्ता आपने बोला। यार इंडिया की लिस्ट बहुत, कलकत्ता, गोवा, जयपुर, मोहाली, पुणे, रोड किला, पंतनगर। रोड किला क्या है? रोड किला एक यूनिवर्सिटी थी, रोड किला। अच्छा। हाँ, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। देन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर, बहुत सी सिटीज़ हैं। मोहाली पता नहीं मैंने बोला है कि नहीं। एंड धनबाद धनबाद, उसके बहुत मतलब फैंस थे। हाँ। सो एक्चुअली जो उनकी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत हर प्रोविंस में फैली हुई हैं। तो वहाँ पे हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ का एक वो है, और यूनिवर्सिटीज़ में जल ही था कि मतलब इन्हीं को हर जगह है जल वो था। रैंची में परफॉर्म किया। बहुत सी सिटीज़ हैं जिनका मैं नाम भी मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक वहाँ ऑलमोस्ट काफ़ी इंडिया कवर कर चुके हैं पाकिस्तान की तरह। हाँ, बड़ा मज़ा आता था। इवन स्ट्रिंग्स के साथ कुछ शोज़ हमने वहाँ पे किए। और वहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट थे उनके साथ भी हमने, यूफोरिया के साथ बहुत शोज़ हमने किए। हाँ, उनके बड़े मज़े के गाने थे। और 2-3 और इंडियन ओशन एंड सिल्क रूट, हाँ, डूबा डू, ये इस तरह के काफ़ी बैंड्स के साथ, हरिहरन साहब के साथ। और हरिहरन का वो याद है इनका कॉलोनियल कजन्स? यस यार, क्या बैंड था यार। हाँ, कितना मज़े का बैंड था वो। जो है ना, वो कज़न की केमिस्ट्री नज़र भी आती थी। हालांकि वो कजन नहीं थे। वो कजन नहीं थे। हाँ, वो उन्होंने नाम ऐसा रखा हुआ था, कॉलोनियल कजन। इतना साथ रहते थे कि वो कजन्स लगना शुरू हो गए। उधर ना समथिंग अबाउट द वे यू स्माइल, आई डोंट नो द रीजन व्हाई, सारे का मजा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग गाने थे यार। मजे का गाना। हाँ, सो ये एक ही एरा के गाने ना। इंडियन ओशन के बारे में, वो डूबा के बारे में कहते हैं, द फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजिक वीडियो, विच आई डोंट बिलीव, क्योंकि डुरान की कम एंड डन इज आल्सो अंडर वाटर। वो तो 91 में आ गई थी। चॉइसेस एक जैसी चल रही हैं। अरे डुरान का एक ही गाना है जो मैं बहुत पागलों की तरह सुनता था, और इसका अंडर वाटर वो जो था यार। डुरान का उमर शरीफ मरहूम साहब के कुछ ड्रामों के शुरू में मॉडर्न टॉकिंग का गाना चलता था। बिल्कुल चलता था। उसका उन्होंने वो साउंड डाला होता था मॉडर्न टॉकिंग का। और डुरान ये कमंडन किसी टीवी शो के इंट्रो में था। बिल्कुल पीटीवी के एसटीएन के, वो पीटीवी के उसमें वो कॉपीराइट से कोई सीन। हाँ, यहाँ तो सब चलता था, जो मर्जी इधर चला ले। इनफैक्ट वो एक बड़ा म्यूजिक, बहुत फेमस म्यूजिक है जो कि पीटीवी के पुराने ड्रामों में, लाहौर स्टेशन के ड्रामों में बहुत यूज होता था। उस म्यूजिक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में डाल दूंगा, तब तक याद आई जाएगा। नीचे भी लिख देगा। हाँ, वो बड़ा मजे का इंस्ट्रूमेंटल है और वो बहुत यूज हुआ है ड्रामा में। राइट। तो और आपके क्या इन्फ्लुएंसेस है वेस्टर्न म्यूजिक में? वेस्टर्न म्यूजिक में सभी सुनते थे यार। ब्रायन एडम्स, जॉन मेयर, माइकल जैक्सन, उस टाइम पे बहुत सुनता था। और मेटालिका, इतना 1-2 गाने पसंद थे, थोड़ा हैवी म्यूजिक उनका था। और मुझे एक्चुअली जो भी चीज़ अच्छी लगे, लाइक खान साहब की कुछ चीज़ें थी, मुझे नूरजहां के भी 1-2 गाने बड़े, मैं तेरे संग, मैं कल वो सुन रहा था, चलूं का सबक याद। हाँ, मतलब कुछ गाने ऐसे हैं, क्योंकि देखे ना, जो एक्चुअली मेलोडी कई दफ़ा किसी के आप इस तरह एक ही नहीं होता कि मैं इसी को सुनता हूँ। अच्छा, रीज़न ये है कि
अगर आप एक ही आर्टिस्ट को सुनेंगे ना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप एक आर्टिस्ट को सुनेंगे ना किसी बाहर के, तो आपके म्यूजिक में भी वो आ जाएगा। हाँ, ठीक है, यू माइट स्टार्ट प्लेइंग द सेम सॉर्ट ऑफ साउंड सही। एंड गिटार रिफ्स और पियानो व्हाटएवर ड्रम रोल्स, जब आप उसको बहुत ज़्यादा सुनेंगे। मैं इसलिए भी हर किसी को सुनता हूँ, हाँ, क्योंकि एक चीज़ का बड़ा इशू था जब मैं आया था, तो मैं कुछ बैंड्स और आर्टिस्ट के गाने सुनता था, और जब मुझे बाद में पता चला कि यार मैं इतना बड़ा फ़ैन था और ये पूरा पूरा गाना कॉपी है, रियली, पूरे गाने जो थे वो कॉपी थे। तो एक चीज़ मैंने सोची थी कि इवन जल में गलती से हो गया तो वो एक चीज़ है, बट कोई मुझे कभी ये ना ज़िंदगी में आके कहे 10-12 साल में कि यार इसने ये वाला गाना उठा के इसके साथ ये किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे सिवाय एक गाने के अच्छा, मुझे नहीं पता हल्का सा एक वो उसमें गिटार की एक रिफ Okay. किसी से मैच कर रही थी, तो मैंने चेंज। बट क्योंकि उस टाइम पे होता ये था कि अब एक बाहर का बैंड है, आप उसको सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप वही बन गए। हाँ, अब मतलब आपको अगर अब जस्टिन बीबर सुनना है तो सुने उसको, लेकिन आप हाँ। खुद जस्टिन बीबर ना बने तो बेहतर है। हाँ, जैसे वो लोग कहते हैं ना स्ट्रिंग्स में वो U2 वाली झलक आती हाँ। थी, क्योंकि दे वर सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय U2 एज वेल। या बट अगेन मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्फ्लुएंस अगर बेस लाइन और प्रोडक्शन में है, दैट्स फाइन, बिकॉज स्ट्रिंग्स की अपनी मेलोडीज बड़ी ओरिजिनल थी, course. और थोड़ा सा U2 की चीज़ आती थी। बट कोई गाने ऐसे भी होते थे लोगों के कि वो पूरा गाना ही वो यार सेम होता मैं था। गौर भाई, आप यकीन करें एक बार मैं थाईलैंड में बैठा हुआ था शाम की इवनिंग में तो ना मुझे ना कहीं से आवाज़ आ रही है एक गाने की। मैंने ये गाना तो मैंने सुना हुआ है, मगर ये लैंग्वेज वो नहीं है, वो पीछे बहुत बैकग्राउंड में चल रहा है। फिर मैं उठ के गया तो मैंने देखा, सुना, तो वो हमारे एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट 80s के वो था। मैं यार ये तो ये है। हाँ और फिर इस Exactly, तरह और वो जो वो बेसिकली वो कैंपर वैन को नहीं बार बनाया हुआ होता उन लोगों ने, तो उसमें वो 80s चल रहा था, और वहाँ बैठे बैठे 3 ऐसे गाने आ गए जो कि हमारे बड़े हीरोज हैं। तो मेरा ना बड़ा दिल दुखा क्या, क्योंकि आपने उनको सुना बड़ा उस तरह होता है ना कि मेरे गाने हैं, इट्स लाइक माय ओन सॉन्ग्स, मेरा अपना बैंड, तो यू कांट एक्सपेक्ट अब लाइक फ्रॉम दोज बैंड्स के वो इस तरह करेंगे, या आर्टिस्ट वो इस तरह करेंगे। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं 80s के जिनको हम बड़ा रिवेयर करते हैं, मगर उन्होंने इधर उधर से बड़ा पिकिंग की, क्योंकि सामने इंटरनेट ही था, बोला कौन जाके टर्की जाके गाना सुनेगा, या कौन जाके ईरानी गाना सुनेगा। आई थिंक म्यूजिक को अगर आप देखें ना, एक बड़ी प्योरेस्ट फॉर्म है म्यूजिक में, अगर आप उसमें मिलावट करेंगे तो फिर कुछ और कर लें। हाँ, फिर आप म्यूजिक ना करें। ट्रांसलेशन क्यों मार रहे हैं? कोई ट्रांसलेशन भी इतनी करने की, तो हमेशा से ये था कि सुने सबको। बहुत अच्छी मेलोडी, राहत फतेह, AR रहमान, सबके गाने हम सुनते हैं, बट होता ये है कि जब आप उनको कोशिश करें कि आप सुने और बस इंजॉय करें, अगर आपने पकड़ के वो चीजें निकालना शुरू कर दी तो आपके अपने गानों में वही आ जाएगी। प्रीतम प्रो मैक्स हो जाएंगे। अच्छा, सो यू नो अबाउट इट। तो प्रीतम, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह हमने नए ऑफिस में शिफ्ट किया रिसेंटली, और जैसे जैसे मजीद चैनल्स आते जा रहे हैं उसी तरह मजीद स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है। अब स्टाफ को कहीं तो बिठाना है, टेबल कुर्सी तो चाहिए। सो आई नीड अ लॉट ऑफ फर्नीचर, और मुझे खाली फर्नीचर अच्छा ही नहीं, रिलायबल भी चाहिए था और अच्छी कॉस्ट में भी चाहिए था। सो आई केम अक्रॉस पाकिस्तान फर्नीचर एंड इंटीरियर्स, जिनकी आउटलेट गुलशन हदीद में मौजूद है, और उनकी बेस्ट चीज ये कि आप उनको तस्वीर दिखाएं, 15 दिन में वही फर्नीचर आपके घर में आया था। तो हमने पिंटरेस्ट से चीजें निकाल के दी, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बना के दी। अच्छी और रिलायबल सर्विस है, अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और उनकी बहुत जबरदस्त द ग्रेट फर्नीचर सेल आने जा रही है 10 दिसंबर से, अप टू 70% डिस्काउंट है। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं उनके पास क्या क्या इन्वेंट्री है। अगर आपकी पसंद की चीज नजर नहीं आ रही, नेट से निकालें, तस्वीर दिखाएं, 15 दिन में अंदर लाइफ टाइम स्ट्रक्चर गारंटी और 10 साल पॉलिश की गारंटी देते हैं। तो पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर्स इज अ रिलायबल नेम, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। हमारा भी ये सारा सामान बड़ा जबरदस्त आया है, टाइमली आया है, अच्छे पैसों में आया है। आप भी पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर्स को जरूर चेक करें और ये वेबसाइट पे जाएं। थैंक यू। सो लाइक व्हाट्स योर टेक, तो खैर ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड एज ए म्यूजिशियन कॉपीराइट्स का बड़ा इशू रहा है, और वो बड़ा आप लोगों ने बैटल भी किया है। ऑब्वियसली उस ज़माने में जो है ये काजा और लाइम वायर, और इन्होंने लोग पूरे एल्बम उतार लिए, 200 रुपए की CD भी खरीद रहे, एंड दैट्स योर ब्रेड एंड बटर। लाइक यू नो इट टेक्स अ लॉट टू कंपोज वन सॉन्ग, महीनों का प्रोसेस होता है, और कोई बड़े आराम से बटन दबा दे और डाउनलोड करके सुन ले, आपको 1 रुपया भी ना मिले। राइट। तो
हाउ हैज दैट चेंज्ड नाउ, मतलब इन टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट की मोनेटाइजेशन, क्या वो पहले से बेहतर हुई है, और अगर हुई है तो फिर वो कैसे हुई है, किन तरीकों से? राइट, इंटरेस्टिंग। आई थिंक पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था। इवन थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, जब कैसेट्स और सीडीज़ आई थी तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि कितनी बिकी हैं। हाँ, पाकिस्तान में हमें बताया जाता था कि इतनी बिकी हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने। अब वो रिकॉर्ड हमें कैसे पता है कि वो सही है या नहीं? हाँ, तो अगर रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह बून एल्बम का गोल्डन सीडी और रिकॉर्ड टूटा है, तो हमें भी बेनिफिट हाँ, फिर उसका मिलना चाहिए था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम अभी भी है, चाहे आप डिजिटल में चले जाएं। एग्रीगेटर्स जो हैं बीच में, उनका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बिजनेस को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज इसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो और म्यूजिशियंस भी आएंगे। अब कॉपीराइट्स का बहुत बेहतर हो गया है यूट्यूब में, आपको भी पता है, आपका अपना चैनल है, आपने उसको सिक्योर किया होगा, आप लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि सिक्योर कैसे करना है, और बड़ी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लूप होल्स हैं। बट एक अच्छी चीज़ है इन सब में, अगर आज ये आर्टिस्ट कोई कहता है जी रिकॉर्ड लेबल नहीं है, मैं क्या करूं, स्टूडियो के वो नहीं है, मैं क्या करूं, तो वो सब चीज़ें अब अवेलेबल हैं। इवन ये जो सेटअप आपने बनाया हुआ है, ये आपकी अपनी एक चीज़ है जो आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप घरों में भी लोगों ने स्टूडियोज बना लिए, प्रोडक्शन बहुत एडवांस होगी। घर में आप यूट्यूब चैनल पे अगर आपका गाना अच्छा है तो यू कैन बी अ सुपर डुपर हिट। वी हैव सीन फ्यू आर्टिस्ट coming from nowhere and becoming a huge rage in Pakistan. उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक दो गानों से इतनी ऊपर चली गई है। ऐसे ही है। तो वो जो अच्छा गाना है, अच्छा वीडियो बेशक ना भी बनाए, अच्छा गाना है, अपना यूट्यूब चैनल बनाए, तो आपको यूट्यूब से ही अब कमा लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, पहले कहते थे कि यार हमें तो वो साइन ही नहीं करते, मौका नहीं मिला, हमें तो मौका ही नहीं मिला, या को पीटीवी एसटीएन तो है नहीं कि आप उस चैनल पे नहीं आएंगे तो आप हिट नहीं होंगे। ठीक है, अब सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो आप आज का आर्टिस्ट के लिए एक तरह से आसानी भी है कि वो अपना एक अच्छा गाना बनाए और उसके कॉन्सर्ट्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेटफॉर्म्स, चले हम कहते हैं वो 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको साइड पे रख देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत बड़े हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अच्छा गाना बनाया। अगेन हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आदत आया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, गाना रिकॉर्ड किया, एक ऑडियो के एक पेज बनाया, ठीक है, jaldtheband.com। बाय द वे जल्द द बैंड की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द बैंड क्या था, और फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा दी बैंड दी फिल्म दी वो सब चीजें, वो उसका URL नहीं मिल रहा था हमें। ओके, ठीक है, जल का, ओके, jal.com नहीं मिल तो मुझे उसने कहा कि यार उसने jal.com नहीं मिल रहा, फलानी एयरलाइन का है, इसका है वो। मैंने कहा तुम ऐसा, तो मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, जल, सर जल बैंड रख दें। मैंने कहा यार जल्द ही बैंड कर दो, क्योंकि उस जमाने में संजय दत्त की वो भी आई थी, दाग द फायर। हाँ, द फायर। तो वो जल्द बैंड की कहानी सिर्फ इतनी है कि वेबसाइट की वो हमें डोमेन नहीं मिल रही थी। बट एनीवे, वो गाना आया, ऑडियो रिलीज किया, और वहां से हम हिट हो गए। तो हम क्यों कहेंगे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला? उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स मिले, हर जगह हर कॉन्सर्ट मिला। ठीक है, इसी सिमिलरली आजकल के आर्टिस्ट अगर ये कहें यार हमें कोक स्टूडियो वाले नहीं लेते, तो बट नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप अच्छा गाना बनाएं, आप यूट्यूब पे डालें, यूट्यूब पे भी उतने ही हिट हो जाते हैं गाने जो शायद किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ज़्यादा व्यूज़ हो जाए। तो ये चीज़ जो मैं वैसे कहना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं, कि आप अपने काम पे फोकस करें, गाना अच्छा बनाएं। लोग आज भी सुनते हैं, मुझे लोग आके कहते हैं यार आपने फलाने उस आर्टिस्ट का गाना सुना? मैंने नहीं सुना। देखें वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके, सो पीपल डू लिसन टू ऑल दोज न्यू सिंगर्स। तो ये चीज़ अच्छी है। कॉपीराइट, येस ऑफ कोर्स, आपका चैनल है, आपने खुद ही राइट्स देने, वो आपके हाथ में। आपका जो सवाल था वो बहुत बेहतर हो गया है, अब बहुत बेहतर हो गया, आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल है, आप फौरन स्ट्राइक मार सकते हो, आप स्ट्राइक मार सकते हैं, वो चीज़ें बहुत बहुत बेहतर होगी। सो आजकल के आर्टिस्ट के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम एंड प्लेटफॉर्म कि आप आए और आगे छा जाए। अच्छा, आपने भी ये बात की ना, तो मैंने बिलाल मकसूद से भी यही सवाल किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि डू यू फील, खैर एक हर चीज़ की एक एवोल्यूशन है,
आप लोग जब आए तो उस वक्त डिजिटल एरा, सोशल मीडिया तो खैर नहीं था, लेकिन इंटरनेट वॉज प्रिटी मच आ गया था. बट इफ़ वी गो लाइक 10 years बिफोर, स्ट्रिंग्स के टाइम पे वो चीज़ भी नहीं थी. आपको STN पे आना ही आना था या PTV पे आना ही आना था इन ऑर्डर टू गेट रिकग्नाइज. तो मैंने उनसे ये पूछा था कि लाइक डू यू समहाउ फील चीटेड के जो एवेन्यूज़ आज के एक ऑर्डिनरी मतलब एक बच्चे के हाथ में है, एक 12 साल का बच्चे के पास अपना पूरा चैनल भी है, यस, ठीक है, और उसके पास इक्विपमेंट भी अब अच्छा आ गया है, इंटरनेट भी अच्छा आ गया है. मतलब जल का मतलब आदत डाउनलोड करने में मुझे 30 मिनट लगे हों, अब वो 1 मिनट में डाउनलोड हो जाता है, राइट. तो इनके पास, बच्चों के पास प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, सिक्योर भी हो गए हैं, इक्विपमेंट भी आ गया है, तो इनको वो ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी जो शायद आपको करनी पड़ी 20 साल पहले, या जो स्ट्रिंग्स को 30 साल पहले. हमें आना पड़ता था यहाँ पे इंटरव्यूज देने के लिए, हम आते थे. बट बिलाल भाई ऑल्सो सेड कि इसमें अच्छा भी है और ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन एक नुकसान ये भी है कि सैचुरेशन बहुत हो गई. अब बहुत सारे हैं, अब डिस्कवर होना और मुश्किल हो गया है. तो पहले तो चलो एक PTV था, यस, तो PTV पे आप आ गए किसी प्रोग्राम में, बिल्कुल ऐसे ही है. अब तो डिस्कवर होना बड़ा मुश्किल हो गया. नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं उनकी इस बात से यहाँ तक तो इत्तेफाक करूँगा कि सैचुरेशन, बट गाने अच्छे हों तो हर दौर में आप निकल ही जाता है, निकल जाते हैं. क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल है सजाद अली की, कि उस सैचुरेशन में या ज़्यादा लोगों में वो जो कह रहे हैं सैचुरेशन होती है बिलाल, आई थिंक उसमें सजाद अली इज़ वन आर्टिस्ट जिन्होंने एक फिर गाना बनाया, मैं डूब रहा हूँ अभी डूब, तो लोग उनको सुनते हैं. तो मेरा ख्याल है अगेन कि आपको गाना अगर अब आज भी आप अच्छी चीज़ें करेंगे, तो आपको चीज़ें वो निकल के आएंगी. उसके बाद सजाद अली साहब का 2 और गाने आए, यू नो, और वो देखें, वो मैं वो 92 बेबी एल्बम, मैं सफ़र करते थे तो फैमिली कार में हमारे वो लगा रहता था. वाज अ किड एट दैट टाइम एंड आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ सजाद अली, बिकॉज वो अभी तक बैठे बैठे गाना एक ऐसा बना देते हैं जो आजकल के नए हो पुराने हो सब सुन रहे होते हैं. वो सही पॉप भी उन्होंने पूरा किया, क्लासिकल भी पूरा किया. बिल्कुल. सो लाइक जैसे हम फ्यूजन देखते हैं, तो फ्यूजन का फ्यूज ही यही था कि शफकत अमानत भाई की क्लासिकल एंड देन इम्मू और शालम का पॉप, और उसका एक फ्यूजन. मगर सजाद अली तो ये चीज़ भी कर चुके थे, मतलब चीफ साहब में, बिल्कुल चीफ साहब में ये दोनों फ्लेवर थे. चीफ साहब में दोनों चीज़ें थी, हर चीज़ वो पहले से कर चुके थे. और आई थिंक फ्यूजन का भी एक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि फ्यूजन का भी वर्ड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया कि यू नो फ्यूजन, गिटार बज रहे होंगे और क्लासिकल, ऐसे फ्यूजन जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं. फ्यूजन का मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन अगर एक चीज़ पॉप में स्टार्ट की और एक सिंगर पॉप या गिटार्स उसके वो है और एक क्लासिकल सिंगर है, तो उसका एक माहौल, थोड़ा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है. ये नहीं कि आपने एकदम हैवी गिटार और एकदम आप तबले पे आ गए और आपने तान लगा दी, ये फ्यूजन नहीं होती. तो ये बिठाना होता है. तो यानी कि उनकी एक फील जो होती है, इमोशन, वो हर चीज़ में बड़ा ज़रूरी होता है. तो अभी जब फ्यूजन का एक चीज़ आई कि जी फ्यूजन चल रहा है, तो हर कोई ये कर रहा था कि बस तबले भी डाल दिए, गिटार भी डाल दिए और क्लासिकल भी डाल दिए और एक पॉप सिंगर. ऐसा नहीं होता. तो फ्यूजन की भी एक रिस्पेक्ट फ्यूजन को देनी चाहिए, कि उसका एक पूरा आप तरीके से अरेंजमेंट करें. ये नहीं कि पूरा निकाला. एंड अगेन मेरा ख्याल है कि जिस तरह आंखों के सागर, ये जो गाने थे, एंड द रीज़न एंड शालिम और ये सब लोग क्लिक हुए, वो इसी वजह से उस टाइम पे उन्होंने सही अपने बैंड का नाम रखा हुआ था फ्यूजन, बिकॉज जो उनका स्कूल ऑफ थॉट था बाकी बैंड मेंबर्स का एंड शफकत का क्लासिकल बैकग्राउंड था, वो कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त डेडली था. हम जब हमें ना अपनी डायरेक्शन पता ही नहीं थी बाय द वे जल की, कि हमारी हम करते थे जो है बस यही है. मतलब कि जिस तरह आवाज़ लगी तो वो अलाप में चले गए. तो हम शुरू में आदत आया तो लोग कहते हैं यार ये बड़ा इंडियन साउंड है आपका. क्या व्हाट्स अप विद दिस इंडियन साउंड, व्हाई आर यू सेइंग दैट, यू नो वी साउंडिंग लाइक सम बॉलीवुड नंबर. ठीक है, तो कहते थे नहीं बड़ा, तो इस तरह करते थे. तो हमने फिर ये सोचा कि यार जो है ना हम वही रहे बस. हमारे गाने जब मैंने लिखे, ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, वो तो बड़े वो सिंपल गाने हैं. वो अगर आप देखें कि वो कोई इतने, मैं वैसे नहीं कह रहा कि जस्ट टू यू नो
साउंड हम्बल, बट अगर आप वैसे देखें कि आदत लम्हे बड़ी सिंपल वर्ड्स हैं कि क्या दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, अब तो आदत सी है वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, ना मैं जानूं ना तू जाने। ठीक है, बड़े सिंपल है लेकिन खेला बहुत अच्छा। हाँ, कि सजनी इज लाइक मैं तेरी आंखों में रहता हूँ तुझे पता ना चले, तेरे हर पल में गुजरा, तो थोड़ा सा डीप, लेकिन बड़े सिंपल थे। तो फिर ये बात समझ में आई कि आर्टिस्ट वही होता है जो उसकी अपनी एक जो नेचुरल वो चीज़ है, और ये एक्टिंग में भी हम उसको देखते हैं कि बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े मेथड एक्टिंग करते थे इंडिया में, पाकिस्तान। द रीजन दैट पाकिस्तानी एक्टर्स क्यों इंडिया में क्लिक हुए, क्योंकि हमारा एक अपना तरीका था। वी वर नॉट दैट ट्रेंड, यू नो व्हाट आई मीन, दैट कि हमने बचपन से ट्रेनिंग नहीं ली हुई जाके ड्रामा स्कूल में या म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं थी। सो वी हैव आवर ओन वे। जो रॉनेस थी हमारी एक्टिंग में या सिंगिंग में, जो एक वो उसको आप परफेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन वो रॉनेस की वजह से वी गाइज यूज्ड टू स्टैंड आउट। समझ रहे हैं? तो इसी तरह जब बाहर भी जाते थे तो लोग कहते थे यार ये टी शर्ट में, ये तो हमारे पहले कहते थे कि आर्टिस्ट को ये वार्डरोब पहना होना चाहिए ना। तो जब हम स्टेज पे जाते थे एक सिंपल टी शर्ट होती थी, एक शर्ट पहन लेते थे, अच्छे से शेड्स यूज़ करते थे। शुरू में हमें कहते थे रात को क्यों शेड्स लगाते हो, तो उनको अब वैसे बताना चाहते हैं कि इसलिए लगाते थे कि वो स्टेज की लाइट्स बहुत पड़ती थी, इस वजह से लगाते थे। इतना शौक पुणे में हम शेड्स लगा के नहीं जाते थे। तो फिर वो आपसे रिलेट कर जाते हैं, आपसे रिलेट कर जाते हैं कि यार ये हमारे जैसे ही दिखते हैं और हम भी इस तरह के गाने बना सकते हैं। सो अगेन म्यूज़िक की क्योंकि बात हो रही है, तो उसमें जितनी आप चीज़ कहते हैं ना कि जो दिल से चीज़ निकले वही दिल को लगती है, कीप इट रियल, सटल जो है वो है, तो उसी के लिए लोग आपको पसंद करते हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो की बात की थी, सजनी की वीडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वीडियोस, काफ़ी मेहनत उसमें दिखती भी थी। डू यू अग्री कि एक टाइम था कि म्यूज़िक वीडियोस पे बड़ा खर्चा किया जाता था, जैसे नारेना के बारे में शायद कहते हैं अली अज़मत की जो थी, इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी म्यूज़िक वीडियो टू बी एवर मेड। ये हमारे एक दोस्त है फिल्म मेकर, वो बताते सही बात है, दैट्स करेक्ट। एंड आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे होता ये था कि चैनल्स पे लोग देखते थे वीडियोस। नंबर वन, जिस तरह ऑडियो इक्विपमेंट घर में अवेलेबल नहीं होता था, इस तरह वीडियो इक्विपमेंट भी जाके वीडियो बनवानी पड़ती थी बड़े डायरेक्टर से। DSLRs और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो वो डायरेक्टर चाहिए होता था कि यार वीडियो इस डायरेक्टर से करनी है। इस वजह से एक क्वालिटी भी बरकरार थी। ठीक है, अगर आपने खुद से एक वीडियो बनाएंगे, आप पहले उसको हिट एंड ट्रायल सीखेंगे, वो चीज़ करें। एक बंदा पढ़ कर आया हुआ है और उसने चीज़ें की हुई हैं, जिस तरह बिलाल अशारी ने किया, शोएब अख्तर ने वीडियो किया, बाबर शेख ने हमारा वीडियो किया, और एक दो और भी बड़े डायरेक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता होता था स्टोरी बोर्ड है क्या, सब चीज़ें हैं क्या, तो वीडियो पे खर्चा करना पड़ता था। अच्छा, एज अ म्यूजिशियन वो, सॉरी प्लीज कंप्लीट करें। और अब जो है वो ये है कि अगर आपका इन केस गाना अच्छा है और DSLR से वीडियो बना लिए, तो देखे ना फिर थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं। तो जो सजनी का वीडियो था, वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो, और वो हम ब्रांड के बगैर नहीं कर पाते अगर हमें वो चीज़ें लाइन अप वो ना करके देते। अच्छा, ये एज ए म्यूजिशियन ये एडेड प्रेशर नहीं होता था आप पे कि यार गाना भी करना है, इसको रिकॉर्ड भी करना है, बेचना की भी जिम्मेदारी है, फिर वीडियो भी हमने ही बनवानी है, फिर हमें ही फैसला करना है कि बनवाएं किससे? कितना काम, एक कहते हैं कि जी म्यूजिशियन ने गाना गाना है, लेकिन उसने ये सब भी करना है, ये सब भी चीज़ें करनी है। आई थिंक फिर हमें कहते हैं वीडियोस क्यों नहीं आ रहे और ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही, वो सब चीज़ें इसीलिए चीज़ का टाइम लगता है। येस, अगेन आई थिंक जब रिकॉर्ड लेवल था तो उनकी भी से होती थी कि इससे एक वीडियो बना लें। अब सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि अच्छा देखें, स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, गाना लिखा, बनाया, स्टूडियो गए, रिकॉर्ड किया, उसके हिसाब से डायरेक्टर ढूंढा, फिर डायरेक्टर की बजटिंग, वीडियो बजट, वो सारे साइड पे करने होते थे। तो हमारे लिए तो ये पूरी एक पूरा अकाउंट्स चल रहा होता था। तो अगेन कहने का मकसद ये है कि अब अभी भी वीडियोस अच्छी आती हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इक्विपमेंट बड़ा इजी अब वो चीज़ें हो गई हैं, तो कॉस्ट वीडियो की नीचे आ गई है। कोई एक अच्छा सा आइडिया भी कर सकते हैं। आप तो स्पेशली कर सकते हैं, बिकॉज आपकी वीडियोस तो एक गाड़ी में भी बैठ के हिट हो जाती हैं। यू नो दैट यू डोंट नीड एनी प्रॉपर क्रोमा और वो चीज़ें सेट नहीं चाहिए, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसका कंटेंट बड़ा। अच्छा गौहर, सुना आप फिल्म पे भी काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने सुना है कि इट्स प्रीटी मच कंप्लीट
फिल्म कब हुई भाई? बिल्कुल, अगेन इट्स लाइक जब मैं इसको स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे नहीं पता था, फिल्म एक नई चीज़ थी मेरे लिए भी, एक स्टोरी थी जो तंग करती रहती थी, लैपटॉप में मैं लिखता रहता था, फिर बीच में कभी कॉन्सर्ट्स आ जाते थे, कभी ड्रामाज और वो सब चीज़ें होती थी, बट फ्रॉम लास्ट 2.5 years अभी थोड़ी सी ब्रेक बाकी चीज़ों से इसीलिए ली थी कि फ़िल्म को कंप्लीट करें। एक म्यूज़िकल जर्नी है ओके। और तकरीबन 4 सूबों में शूट हुई है, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी शूट हुई है। शोएब मंसूर साहब ने भी 1-2 गाने लिखे और हमें स्क्रिप्ट इसका सारा ठीक करवाया। नाइस। और उन्होंने वार्न किया था कि बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह जल में नहीं पता था कैसे बनेगा बट लगे रहे, तो अब वो कंप्लीट हो गई है। कुबरा खान, हरीम फारूक इसमें है, राहत फ़तेह अली खान और What's आयमा it बेग। called, the movie? अभी फिल्म का अभी। नाम है अभी। सही। तो उसमें 1.5-2 साल में पूरी इसका एक म्यूज़िक एल्बम है जिसमें तानिया वेल्स और काफ़ी सिंगर्स भी हैं। इट्स अ ग्रेट चांस, बड़ा मज़ा आया एक फ़िल्म का म्यूज़िक करके, जिसमें आप जिन सिंगर्स के साथ काम करना चाहते हैं हाँ। उन सिंगर्स को आपने के साथ एल्बम भी की। तो इंशाल्लाह उसकी रिलीज़ नवंबर-दिसंबर में हम कर रहे हैं और म्यूज़िक पहले उसका भी रिलीज़ 1-2 महीने में हो जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म इज़ के ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जो स्टोरी लिखी हुई थी उसके हिसाब से तकरीबन पूरा पाकिस्तान कवर हुआ है। कुंड मलीर इज़ देयर, सवात, कालाम, कश्मीर, जागरान, अटके, लाहौर, कराची तो ऑफ कोर्स वहाँ पे है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्लॉट। इज इट योर ओन स्टोरी या थोड़ा ट्वीक किया है? सो लिखी मैंने, लेकिन शोएब मंसूर साहब ने ना जो फिल्म की स्टोरी लाइन है वो क्या गौहर मुमताज़ की कहानी है या उसमें थोड़ा सा फिक्शन डाला है? अच्छा, ये बहुत तेज़ है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और ये चाहते हुए इनके प्रोग्राम में जवाब दे दूँ। नो स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स। ये देखना पड़ेगा, ये हम इकट्ठे बैठ के देखेंगे तो प्रीमियर पे आपको पता चलेगा कि ये है क्या। बट हाँ, इतना बता देता हूँ कि म्यूजिकल जर्नी है और इज इट अ लव ट्रायंगल? क्योंकि आपने बोला हरीम और कुबरा दोनों है। सो कुबरा का एक्चुअली हरीम हैज़ डन कैमियो, उनकी कैमियो एक सिचुएशन में वहाँ पर आती है और कुबरा के साथ ही ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ती है। एंड देन ऑफ कोर्स उसमें और भी बड़े कैरेक्टर्स हैं और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। आई विश में बड़ा दिल कर रहा है बताने को 2 साल के बाद, लेकिन दिमाग कह रहा है थोड़ा सा होल्ड कर लो। अच्छा, तो 2 साल में तो फिर बीच में कोविड भी आया होगा? सो कोविड बीच में आ गया एंड देन जब स्टार्ट करे थे फिल्म तो ऑफ कोर्स टीम सारी उस पर काम कर रही थी, बट जब गए कश्मीर रेकी वगैरह करने तो कोविड आ गया। 8-10 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते थे इकट्ठे। उन सारी टीम को उतारा, वापस भेजा और वो जो 6-8 महीने थे उस पर मुझे एक तरीके से म्यूज़िक में ज़्यादा टाइम मिल गया कि म्यूज़िक पे ज़्यादा काम हमने कर लिया। तो वेरी टफ बिकॉज कोविड ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक या कॉन्सर्ट्स को नहीं, हर इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट किया है। लेकिन अगेन मैं अभी इंटरव्यू से पहले आपसे ये बात कर रहा था कि वो जो 6 महीने थे वो अच्छा हो गया, हमने थोड़े गाने वाने और बेहतर कर लिए और टाइम स्पेंड कर दिया वहाँ पे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक करते करते फिर आप एक्टिंग की तरफ आए, तो वो मतलब वो कैसा डिसीजन था? यू वांटेड टू ट्राई एक्ट? नहीं, आप सॉरी कॉलेज में तो बल्कि आप कह रहे थे करते। कॉलेज में नहीं, मैं जब एक्टिंग की तरफ आया, एक्चुअली मैं लाया गया हूँ एक्टिंग की तरफ। ओके। सो वो उसमें हमारी एक बहुत नीना काशिफ थी जो हम टीवी में होती थी और राशिद ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने बहुत मुझे कहा कि आप एक्टिंग में आओ, एक्टिंग करें। 1-2 प्रोजेक्ट्स थे तो उस टाइम कॉन्सर्ट चल रहे थे, मुझे लगता था नहीं, इससे बेस्ट तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती ना। कॉन्सर्ट करो, हाँ, तैयार हो जाओ, सुबह 9 बजे उठ के कौन जाएगा 10 बजे। तो उन्होंने वो उनकी टीम मेरे घर आ गई और उन्होंने कहा कि ये एक रोल है और ये करना ही आपने, और डायरेक्टर कह रहा है कि करना ही आपने। और वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना टफ होगा। तो वो एक प्ले था, वो हमने किया। फिर नीना काशिफ का एक प्ले था, हम टीवी का प्ले था। नीना ने मुझे कहा कि यार ये प्ले करना है, उसमें सुहाय थी और आयशा उमर थी, फ़हीम बनी साहब का प्ले था। तो फिर देन आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। टफ था, सुबह 9 बजे उठना पड़ता था। ये बड़ा जॉब वाला, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो जॉब वाला सीन है, आपको पता ही होगा, आपके सारे फ्रेंड्स ही हैं यहाँ पे। तो वो सुबह 10 से रात 10 बजे तक वो चलता था। तो वो पहला प्ले हुआ। देन द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। तन्हाई का एक तो होता ही था, एक गाना एक बनाया हुआ था उन्होंने, प्ले का नाम मैंने लिखा था तन्हाई, 3rd एल्बम का गाना था, उन्होंने वो तन्हाई प्ले का नाम रख दिया।
तो म्यूजिक की भी चीज़ साथ अटैच्ड ही रहती थी। सही। प्लस ये था कि OSTs उस टाइम पे बहुत पॉपुलर भी हो रहे थे। कहीं गौर मुमताज़ की डिमांड तो नहीं थी मैं एक शर्त में ड्रामा करूंगा OST मेरा होगा? नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। इनफैक्ट फ़हीम बरनी साहब ने खुद जब वो गाना सुना तो उन्होंने प्ले का नाम चेंज करके तन्हाई कर दिया था, और फिर उसका वीडियो उन्होंने बाहर जाके शूट किया था। तो उसमें होता ये था कि आपका एक तो म्यूज़िक की चीज़ को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता था, अपार्ट फ्रॉम मी डूइंग एक्टिंग। आई थिंक जब वो लॉन्च होता है तो OSTs आपको पता है आज भी बहुत पॉपुलर है। तो हमारा प्लेटफॉर्म इट्स लाइक बॉलीवुड ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह वहाँ पे फिल्म में गाना आता है तो इधर OST अगर कोई आता था तो वो बहुत पॉपुलर होता था। तो वो भी एक चीज़ साथ चलती रही। फिर जब कॉन्सर्ट्स आए तो एक एक्टर की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है। वो फ़ैन फॉलोइंग होती है जो शायद हम स्टूडेंट्स ऑन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो अगर म्यूज़िक के फ़ैन है तो ये मैसेज में इसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या एक सुनाता होता हूँ। लाहौर से मैं इस्लामाबाद जा रहा था, रात के 3 बजे गोलड़ा शरीफ एक मोड़ वहाँ पे वो आया, पुलिस ने मुझे रोक लिया। तो मैंने पहला ड्रामा किया था, इसमें उस टाइम पे मेरी 2 बीवियाँ थीं, वो चल रहा था, ऑन एयर जा रहा था। तो मैं अपने ट्रांस में जा रहा हूँ और 3 बजे रात को पुलिस ने रोक लिया। मैंने कहा पेपर चेक करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने शीशा नहीं चेक किया, तो पहली बात ही ना उसने ये की कि ओए आपकी 2 बीवी हैं ना? सो मुझे नहीं पता था उस टाइम की किसकी क्या बात कर रहा है। 2 बीवियाँ, मेरी तो उससे एक शादी नहीं हुई थी। ठीक है। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये क्या कोई मुद्दा तो नहीं डालने लगा मेरे पास, रात को रोका है, 2 बीवियाँ। मैंने कहा भाई मेरी तो एक शादी नहीं हुई। कहता नहीं, वो ड्रामे की बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी 2 बीवियाँ हैं ना। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यार ये पुलिस वाला तक ये ड्रामा देखते हैं, इनकी एक रीच है। तो कहता नहीं आपके साथ तो पहले ही बड़ा जुल्म हो रहा है ड्रामे में, आप चले जाए यहाँ से। अच्छा, ये बड़ा होता है कि रियल लाइफ में भी जो है ना, लोग आके मुझे मेरे एक्टर दोस्तों ने बताया है कि अक्सर मॉल में आके आंटियां लड़ती हैं, तुम क्यों जुल्म कर रहे हो उस पे? जी कैरेक्टर का नाम लेके तुम उस पे जुल्म क्यों कर रहे हो? जी, या तुम छोड़ तो नहीं दोगे उसको? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और नाराज वो ऐसी बात आपको वो दे ओन यू यार। आपको डायरेक्ट आके कहेंगे कि अगर आपने अगले एपिसोड में अपनी बीवी से बदतमीजी से बात की तो हम आपका ड्रामा नहीं देखेंगे। तो मैं उनको कैसे बताऊंगे यार, इट्स जस्ट ड्रामा। वो ओन करना शुरू हो जाते हैं आपको। और अभी मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस्लामाबाद में एक जगह मैं आइसक्रीम रात को गया, दिल कर रहा था खाने, गाड़ी में मैंने मंगवा के खा रहा था, आई वाज अलोन। तो एक कपल आया मेरे पास और हस्बैंड बहुत डिसेंट था, वाइफ भी बड़ी डिसेंट थी। तो लेकिन हस्बैंड ने बच्चा उठाया हुआ है और नॉक किया उन्होंने आके, तो हंसी जा रही है वो जो है ना उनकी वाइफ। आपके सामने अगर मैं बैठा हूँ और मैं ऐसे करता रहूँ आपके व्हाट द हेल मैन, गौर को क्या हो गया? तो वो ऐसे हंसना शुरू होगी। मैंने कहा शायद पिक्चर कहती हंस रही हो कि पिक्चर ले लूँ? मैंने कहा जी। तो कहती आप अकेले क्यों हैं गाड़ी में? मैंने कहा वैसे ही मैं गुजर रहा था तो मैंने आइसक्रीम, अकेले आइसक्रीम खा रहे हैं, आपकी बीवी किधर है? मैंने कहा यार वो घर पे है, मैं इधर से आ रहा था। तो अब हस्बैंड एम्बैरेस हो रहा है, लेकिन मुझे आई एम एन आर्टिस्ट, आई कांट बी रूड टू समबडी। आई सेड ये वजह थी, आप खैर पिक्चर खिंचवा लें। अब पिक्चर खिंचवा ली तो उन दिनों एक ड्रामा मेरा चल रहा था मेरे हमदम, जिसमें फुल बीवी पे जुल्म शुल्म कर रहा था। जिब्रान था साथ, सारा खान थी। और तो वो मुझे कह रही हैं कि और मेरी मदर से ना बड़ी स्ट्रेट, वो रूड, नॉट रूड बट बड़ा अपने बीवी के लिए स्टैंड लेता है ना, बड़े रूड बात करता है अपनी मदर से। तो कहती हैं आपका ड्रामा हम बहुत मज़े से देखते हैं। मैंने कहा रियली? शायद कोई कॉम्प्लीमेंट देने लगी। कहती हाँ, जब आप अपनी माँ के सामने आते हैं ना और जैसे आप बात करते हैं, मूड ऑफ करते हैं ना, हम बहुत हंसते हैं यार। ऐसे करके फिर हंसते। मैंने कहा आप कहना क्या चाह रही हैं? कहती है बहुत मज़ा आता है आपका ड्रामा। नहीं आप, मैंने कहा आपको मेरी एक्टिंग पसंद आ रही है? नहीं यार कमाल एक्टिंग है, यही तो बता रही हूँ, लेकिन यार जैसे ही आप आते हैं ना हंसना शुरू हो जाते हैं। अब मैं वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो पीछे से हस्बैंड ने बच्चा उठाया, कहते सॉरी गौर, इट्स ओके, आई मीन आओ मेरे साथ चलो घर चलते। सो कई दफ़ा ऐसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप अकेले क्यों है, बीवी किधर है। सो दे सॉर्ट ऑफ ओन यू। शायद वो ड्रामे में देख के ना उनको लगता है कि रियल लाइफ में बहुत बड़ा ड्रामा है। वो लोग सोशल मीडिया पे भी यही कहते हैं, घर वाले दिखाएं अपने। क्यों दिखाऊं भाई? हाँ, घर वाले दिखाएं और या अपना घर दिखाएं, अपना घर दिखाएं। और सो यू नो मेरी पूरी कोशिश होती है कि थोड़ा पर्सनल लाइफ को थोड़ा पर्सनल ही रखना चाहिए। लेकिन उनका वो होता है कि अच्छा आप ये बताएं कि आप गिटार के रखते किस जगह है घर पे गिटार, वो जगह दिखाएं। किससे बात, वाइपर के साथ रख दो बाथरूम में।
ये क्या बात हुई यार? अच्छा, ये अच्छा जवाब है। एस्थेटिक्स देखने के लिए कि यार मैंने भी अपना गिटार कहीं रखना हो। वाइपर के साथ रखता हूँ मैं गिटार। नहीं होगा ना कि शायद दीवार पे हैंग होता होगा या बेड साइड पे होगा, फौरन उठाया हाँ, बजा फौरन लिया। उठाए, वो जगह दिखाएं जहाँ पे आप हाँ, गिटार रखते हैं। हाँ। तो बंदा कहता है यार ये कैसी चीज़ है, अब इनको कैसे बताए। अच्छा, so like you were obviously very very big and then came social media, और ये मैं तमाम आर्टिस्ट से ये सवाल पूछता हूँ कि जिन्होंने ट्रांजिशन किया, जो कि पहले मशहूर थे और फिर बाद में सोशल मीडिया आया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप सोशल मीडिया से पहले आपका अपने फैन से इंटरेक्शन जो था वो कॉन्सर्ट्स में होता था, फोरम्स पे या कॉन्सर्ट्स फोरम्स पे होता था, या फिर एयरपोर्ट्स पे, वेन्यूज़ पे वगैरह वगैरह, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। सोशल मीडिया पे आके जी शुरू हुई गालम गलोच, बिल्कुल ऐसे हर किस्म का। तो क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, एक साहब थे, उनको बहुत गालियाँ पड़ी सोशल मीडिया पे। वो कहीं बैठे हुए थे और लाइव थे और नीचे बहुत गालियाँ आ रही थी, उन्होंने वो बंद किया और बाहर आके वो तकरीबन रो पड़े। मैं कैमरे के बाद बताऊँगा किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं मुझसे लोग इतना नफ़रत क्यों करते हैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप जो हैं वो प्री सोशल मीडिया हैं, और इवन मैं अगर सोशल मीडिया का प्रोडक्ट हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे हमेशा लोग मोहब्बत से मिलते हैं। किसी ने मुंह पे आके आज तक गाली नहीं दी या कोई चमाट नहीं मारा या कोई बुरा नहीं कह के गया। तो ये चूंकि स्क्रीन के पीछे होते हैं तो ये समझते हैं कि वो या तो एक अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं कि आप कुछ बोलें, या फिर ये कि दे नो कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो इसको दिल पे मत लें, नोबडी हेट्स यू। आप अभी बाहर निकलें, आपको सब प्यार से मिलेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे। लेकिन वो जिस तरह रोने वाले हो गए थे ना, मेरा दिल बड़ा दुखा था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यार ये प्री सोशल मीडिया फेम है, तो उनको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है अचानक, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू सी योर डाउनफॉल, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो जब आपने फिर सोशल मीडिया डिस्कवर किया और फिर एकदम देयर वाज अ वेव ऑफ प्यार, तो था ही था, लेकिन साथ में कीड़े मकोड़े भी हर जगह ही, मतलब समझ रहे ना आप यार। ये सबसे जो है ना, आपने इम्पोर्टेंट बात आज की है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि सोशल मीडिया आपको मेंटली अफेक्ट करता है, ये कोई माने ना माने, और फीमेल्स को ज़्यादा करता है। ये वही लोग हैं, यू आर राइट, कि शायद बाहर निकल के आपके साथ पिक्चर भी ले लें, आपसे बात भी कर लें और एक्साइटमेंट से मिलें, लेकिन ये वही लोग हैं जो जाके लिखते हैं तो वो नेगेटिव लिखते हैं। इट डज़ अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। ये जो आपने अभी बात जिक्र की है, इनका जो भी है, ये बिल्कुल सही कि उन्होंने सोचा होगा कि लोग मुझे ऐसी बात क्यों लिखते हैं। मैं ये समझता हूँ ये एजुकेशन है, ये इनको बताना पड़ेगा थ्रू योर प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये आज आपने बात की है कि आपके जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखें। आपके मुंह से निकली हुई बात आपको शायद नहीं पता कि किसी को ऐसे इफेक्ट कर जाए कि वो कुछ और ही सोचना शुरू कर दे। ये पहले नहीं होता था। तो जब इन माय केस जब कोई नई चीज़ आती है, वो ये नहीं होता कि 100% अच्छा ही लिखा होगा। हमें पता होता है ये बात कि यार कुछ ना कुछ तो किसी ने लिखा ही होगा ऐसे कुछ, और लिखा भी होता है। ज़िंदगी में वो लोग जो कहीं पे पहुँचे हैं, वो कहते हैं बदनाम ना होगे तो नाम ना होगा। आपने एक अचीवमेंट की है, आप कुछ लोगों से वो नहीं देखा जाता, उनके अपने भी इश्यूज होते हैं। शायद उनको करने नहीं दिया गया, शायद उनको रोका गया, शायद उनको म्यूज़िक, एक्टिंग या पॉपुलर होने नहीं दिया गया, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कह लें या कुछ भी कह लें, वो वहाँ के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। उससे लिख के अगर वो शट डाउन करके समझते हैं कि हमारा दिन पूरा हो गया है, तो ये बात याद रखें कि अगेन जो सबसे पहली बात आपने बोली थी कि किसी का दिल दुखाओगे तो अपना दुखेगा, खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अगर आप अच्छा अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे, मैंने चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान की कमेंट्स नहीं थे, सब जगह से हैं। दुबई के भी आते हैं, लिखा होता है, नाम से पता चल जाता है, यू नो, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। सो देयर इज़ अ huge gap between sense of responsibility when it comes to our people. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बहुत सेंसिबल अच्छे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन most of the times it is very important। मैंने देखा है कि लिखते हैं और ऐसी बातें लिखते हैं जिसका कोई तुक नहीं होता, ठीक है। जो एक बंदा, एक्ट्रेस,
आर्टिस्ट महीना लगा के गाना बनाए या वीडियो लिखे या कोई भी चीज़ करता है, मैंने उनकी भी चीज़ें देखी हैं, अपने भी देखी हैं, 1 सेकंड में कहते हैं बकवास है यार ये क्या है यार, ये इस तरह की चीज़ आप करोगे। 14 मिनट की वीडियो होती है, पहले मिनट पे लिखा होता है बकवास और अपलोड हुए हुए 3 मिनट हुए। मैं उनसे कहता हूँ आप बैठ के दिखाओ ना आपकी तरह, वो एक दिन बैठें और यहाँ तक पहुँचें, स्ट्रगल करें, काम करके यहाँ तक पहुँच के दिखाएं, और उसके बाद अगर वो कहे सो ओपिनियन बड़ा सिंपल हो गया है। ओपिनियन इस तरह वो कह रहे हैं कि कोई भी बैठा है वहाँ पे आके आपने ओपिनियन दे दिया। ये जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूँ, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपको पता है कि आप इस तरह के कमेंट्स किसी के नीचे क्यों लिखते हैं। मैं आपने कभी देखा होगा कि मैं शायद मेरे एक्स बैंड मेंबर्स शायद मेरे बारे में कैरिड अवे होके बात करते हैं, मैं कभी नहीं करता। मैंने 15 साल में कभी किसी के क्यों, मेरे पास भी बोलने को बहुत कुछ होता है, मैं भी बहुत चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कि जो नए लोग हैं, जो नए लोग म्यूज़िक करना चाह रहे हैं, वो हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो देखते हैं हमें, हमारी चीज़ों को वो करते हैं। अगर आप उनको एक अच्छा मैसेज नहीं दोगे तो आप क्या मैसेज लेंगे। मैंने बहुत से प्रोग्राम में देखा है, बहुत सी जगहों पे देखा है कि बैक बाइटिंग और ये चीज़ें बहुत हो रही होती हैं। अपने दिल को तसल्ली दे लें, नो प्रॉब्लम, करते रहें आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरा बंदा है वो आपको देखता है, वो कहता है यार कि नहीं यार ये क्या हो रहा है। सो उनको अगर आपने एक तो नंबर 1 एजुकेट करना है, नंबर 2 ये जितने कमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, कोई भी इतना थिक स्किन नहीं है, आर्टिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होते, ठीक है। तो जो आप मैं तो बार बार कहता हूँ, जो बोलें तोल कर ज़रा बोल लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, वरना इट कम बैक टू यू। एब्सोल्युटली। अच्छा अगर भाई बताएं कि कराकोरम ने जो दिल हारे का कवर किया था, कैसा लगा था आपको? यार बहुत अच्छा। आई थिंक द होल आइडिया वाज के क्योंकि जो वो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सब ज़रा लाउड और एक परफॉर्मेंस, सब एक खड़े होके परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड द आइडिया वाज कि हम एक अनप्लग रीडू करें दिल हारे को, एंड शेरी एंड जुल्फी, मेलविन एंड बिलावल, जो पूरी टीम थी, एंड सलमान, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम बिकॉज वो नेस्कैफे की आदत का एक बड़ा सिग्नेचर उसने गिटार बजाया हुआ सलमान ने। तो उनका सबका भी आइडिया था कि हम दिलहारे को करें तो इसको एक अनप्लग की शक्ल में करें, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2 दिलहारे की ओरिजिनल वीडियो भी हम बैठ के एक वीडियो सब बैठे हुए थे, अनप्लग स्टाइल थी। तो वो 4 गिटार्स के साथ जब की, तो पहले तो थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म में लोगों ने कहा कि नहीं यार आप ज़रा थोड़ा तेज़ गाना और वो चीज़ें करें। सो आई थिंक लोगों को शायद वो पसंद ही इसी वजह से दिल हारे आया, जो हमने पेप्सी में किया, कि सबका अपना एक टेस्ट उसमें आ रहा था, सलमान एंड शेरी एंड मेलविन, एंड तो उसके डायनामिक्स, एंड देन पिकिंग अप दैट सोलो दिल हारे का वो किया। तो वो एक अनप्लग्ड का एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कि लोगों को 15 साल के बाद दिल हारे बहुत ज़्यादा पसंद दोबारा से आया। तो अपनी किसी भी काम को छेड़ते हुए, जिस तरह आदत नेस्कैफे में किया था, तो उसकी भंवरे एक नया गाना था, उसकी 4 लाइन्स मैंने उसमें लिखी थी। तो मैं जुल्फी को ये कहता था कि पुरानी चीज़ को छेड़ते हुए बड़ा डर लगता है, ना हम किसी को कभी छेड़ने दिया ना करने दिया, तो करें तो ऐसा करें कि मज़ा आए, एंड ऊपर ही जाए, नीचे ना आए, वो फिर बड़ा। यस, सो आई थिंक द होल टीम, जो अभी मैं लाइव कॉन्सर्ट में भी था, तो उसकी बहुत डिमांड, वो दोबारा दिलहारे की, वो कह रहे थे कि उसी तरह का साउंड उनको याद हो जाता है। तो वो सारी एक जो टीम है जिसमें जुल्फी ने मिक्स किया सब चीज़ें, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टीम एफर्ट। और जो सबकी इनपुट है वो कोई भी चीज़ करे उसमें बहुत ज़रूरी होती है। सो नेस्कैफे अगेन, मुझे इंडिया से, बांग्लादेश से, और वो लोग जो शायद आपको पता चल जाता है कि आपकी कोई चीज़ चले तो वो शायद मैसेज नहीं करते, बट वहाँ से मैसेज आए कि आपको लगा कि यार वो दिल को लगा है, जाके दोबारा से एक चीज़ क्रिएट हुई है। एंड आई थिंक एज अ टीम अचीवमेंट। और नॉस्टैल्जिया ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आपने उसके तार हिला दी ना राइटफुली, लोग क्रेजी हो जाते हैं, बिल्कुल, यार हमें कहाँ पहुँचा दिया। हाँ बिल्कुल। एंड आई थिंक जितने भी गाने जो सारे जल के भी हैं, और कोशिश ये होती है कि उसको जितना सिंपल रखा जाए। उन लोगों को आदत थी गिटार के साथ अनप्लग सुनने की, तो उसमें वही चीज़ की, तो आई थिंक वो साउंड एक क्रिएट हुआ दोबारा से। और अभी और भी गाने करेंगे राइट आफ्टर दिस फिल्म। बड़ी कंप्लेन आ रही है अभी ऑनलाइन के
आपका वीडियो नया नहीं आ रहा, आपका अच्छा, लोग ऐसे बोलते हैं कि बस यूं मेरी तरह कैमरा उठाना शुरू हो जाना है। भाई बड़ा काम होता है उसमें, म्यूजिक कंपोज होता है, उसके 10 बार रीडू होते हैं। ये है ना, मैंने आते खराब कर दी लोगों ये नहीं, ये बड़ा जबरदस्त जो एक तरीके से आप समझाते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है यार। अरे भाई सुनो, रुको यार। हाँ, गाना बनाते हैं। अच्छा, गाना नहीं, रोटी हो गई, बना के यूं दे दी तुम्हें रोटी। अबे गाना है यार, काम पड़ता है उसमें भाई, रातें जागनी पड़ती हैं, गिटार ये वो 10,000 चीजें। बिल्कुल ऐसे ही मैं 2 साल के बाद, एज माय फर्स्ट इंटरव्यू बाय द वे, बिकॉज हम ये स्टार्ट चीज़ें कर रहे हैं, तो उस 2 साल में कोविड आया, चीज़ें फिल्म की थी, तो म्यूजिक से बड़ी कंप्लेन नीचे आती है कि आप कुछ, मैं वैसे भी कोई बात पिक्चर भी लगा दूँ या किसी और टॉपिक के बारे में, गाना निकाल दें यार नया, ठीक है ना, बोल अभी निकाल दो। वीडियो किधर है, वीडियो किधर, जेब से निकाल के ये दे देते हैं। तो मैंने कहा चलो फिल्म के बहाने सारी वीडियोस भी निकल जाएंगी, सब चीजें जो है ना बेहतर हो जाएगी। जो 2 साल वेट कराया है ना, तो आई थिंक ये नहीं, उनका क्वेश्चन जायज है। मैंने कहा इससे पहले वो ऑनलाइन बदतमीजी करना स्टार्ट कर दें कि यार प्लीज दे दें गाना, तो मैं उसे पहले रिलीज कर दूं। अच्छा, गाना ऐसे मांगते जैसे हीरोइन का इंजेक्शन मांग रहे, दे दे, मर रहे हैं, गाना दे दे। नहीं यार, प्यार करते हैं लोग यार वैसे, विच इज ट्रू। गौरव भाई, जाते जाते, आजकल के जो यंगर म्यूजिशियंस हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, ऑब्वियसली दे लुक अप टू यू एज अ हीरो, अ स्टार, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया ने जो एक चीज़ हमारी ख़राब की है ना, वो है कि हमारा पेशेंस ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अब हमें फ़ौरन लाइक्स चाहिए। बिल्कुल। और म्यूज़िक की जो जर्नी है ना, वो आज भी उसी पेस पे चलती है। गाना बनाने में उतना ही टाइम लगता है, या ज़्यादा या कम, वट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से शायद उतना ना हो, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो पेशेंस, इनको, इस जनरेशन को जिन्होंने पेशेंस कभी प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज दे वर बोर्न ऑन सोशल मीडिया, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार इनको ना एडवाइस, वैसे ये सुनेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। तो सारे 2-3 पॉइंटर्स बड़े अच्छे आपने कह दिए। एक हमारे म्यूज़िक में भी हम ये कहते हैं कि जिनको जल्दी से लाइक्स चाहिए, जल्दी से कमेंट्स चाहिए। और इसी तरह की एक और बात है कि जो पहले 20 सेकंड्स ऑफ म्यूज़िक होते हैं ना, जिस तरह आपने वीडियो रिलीज़ किया है, तो आजकल ये भी एक चीज़ है जिसमें नए म्यूजिशियंस हैं और आर्टिस्ट हैं, द फर्स्ट 25 सेकंड्स ऑफ एनी म्यूज़िक वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड्स और टाइम ऑफ योर वीडियो। अगर आपने 15-20 सेकंड में उनको वो पकड़ लिया, मैं रास की बात बता रहा हूँ, आप इससे बिल्कुल आप भी ये करें कि 15-20 सेकंड पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जिस तरह आपने कहा, सब्र नहीं है, तो वो हम भी म्यूज़िक में कोशिश करते हैं कि 10-15-20 सेकंड में कोई ऐसी चीज़ अच्छी स्टार्ट हो जिससे वो पूरी चीज़ वो देख सकें। नंबर 1 पहली तो ये चीज़ है। सब्र, पेशेंस। सोशल मीडिया पे जल्दी से लाइक्स और वो चीज़ें, इट्स अ चैलेंज फॉर अस एज वेल, हमारे लिए भी चैलेंज है। और हम उस दौर से हैं कि हम एकदम लड़की को आगे नहीं घुमा सकते, या मतलब गाड़ियाँ और शेड्स वाले हमारा वो है नहीं ज़रा। तो लेकिन कोशिश फिर भी यही है कि कुछ अच्छी वीडियो, अच्छी चीज़ ऐसी करें जो आपको पसंद आए। आई थिंक दूसरी बात ये कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो कोशिश यही करें कि नई चीज़ें जितनी आ रही हैं, और अगेन जिस तरह आपने ही बता दिया कि ज़रा सब्र से चलें और चीज़ों को सुने, कमेंट्स वगैरह को थोड़ा वो अपनी जो बात मुंह से निकले या हाथ से अल्लाह मियाँ ने दिए, इनको ज़रा कीबोर्ड पे अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने में ज़रा फोकस करें। बाकी ये बलाएंगे यार, बाकी ये नहीं रुकेंगे। मैं अगर आपको 2-3 और भी बता दूँ कि इनको बताना है कि ये चीज़ें, ये नहीं रुकेंगे। ये कहेंगे भाई हम तो वही लिखेंगे जो हम करेंगे। नहीं, जितना खुला नहीं, देखें फीडबैक एक अलग चीज़ है, फीडबैक देना चाहिए, मतलब, लेकिन जितने खुले डुल्ले फीडबैक दे दो, तो खुला डुल्ला प्यार भी देना सीखें। बिल्कुल। आई थिंक मैं ऑनेस्टली अभी भी हम ज़रा बचे हुए हैं सोशल मीडिया से, बट मैंने देखा है लोगों के साथ तो बहुत वो चीज़ होती है। कोई भी नई चीज़ आती है 99% जो है वो सही होते हैं, लेकिन कोई अगर वो नेगेटिव भी होता है तो मैं कई दफ़ा खुद भी लिख देता हूँ। जिस तरह मैं बड़ा एक स्टाइल से मैंने एक स्लो वर्जन वीडियो बनाई गाने पे लगा के ना, तो वो किसी ने नीचे लिखा हुआ, और फिर गेट से निकल के गौहर ने दूध वाले से दूध लिया। ठीक है, तो मैंने आगे से लिखा, मैं कहा आज अच्छा नहीं दिया दूध तुमने। तो मजाक में उसको टाल दे तो बेहतर है।
सही सही। गौर भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू होस्ट यू। और वो एक इनर चाइल्ड जो है ना मेरा, बड़ा अंदर से खुश रहा। थैंक यू सो मच, आई कैन सी दैट ऑन योर फेस बाय द वे। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत पुराने दोस्त से मिला हूँ और एक ऐसे फैन स्लैश दोस्त से जिसको सारी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ। और हमारे दौर से जरा वाइटल साइंस से लेके सब चीज़ें, वाज अ ग्रेट प्लेजर मैन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। और आई होप आप लोगों ने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। अभी आने वाली है, लेकिन अभी नहीं आएगी, थोड़ा सब्र, लेकिन उसके गाने आने लग जाएंगे। और आपने गौहर भाई को फॉलो अगर नहीं कर रहे तो कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। फिल्म के लिए बहुत बहुत गुड लक आपको। Thank you so और much. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और आई होप इस फिल्म से आखिर रिवाइवल हो ही जाए। अब कर ही दे रिवाइवल, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएं, और अपने कमेंट और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। गालियों पे ज़रा होल्ड, वरना घर पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर चाहे ना म्यूजिक वीडियो दे दें, फिर ऐसी वीडियो तुम्हारी बना दूंगा, वीडियो किसी को दिखा नहीं पाओगे। मजाक कर। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इफ़ यू वांट सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/GanjiSwag। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।